नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम अफेयर्स में। आज हम हिमाचल प्रदेश सेक्रेटरी क्लर्क का मॉक टेस्ट 2 करने वाले हैं। पिछला मॉक टेस्ट भी हमारा बहुत बढ़िया बना था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बस उसमें एक कमी थी कि वो इंग्लिश लैंग्वेज में था, तो कुछ स्टूडेंट कंप्लेंट कर रहे थे सर आप हिंदी में भी लाइए। तो ये वाला मॉक टेस्ट मैं बोथ लैंग्वेज में लाया हूँ, यानी बाइलिंगुअल है, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और जो आपका क्लर्क का लेटेस्ट पैटर्न है 200 क्वेश्चन वाला, उस पर ये मॉक टेस्ट बना हुआ है। तो ऐसा पीछे के 10 साल के मैंने सारे पेपर एनालाइज कर लिए हैं और उसके बाद इस मॉक टेस्ट को बनाया, तो बहुत ही अच्छा मॉक टेस्ट बनाए। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे खुद एक बार सॉल्व कर सकते हो। और उसके बाद इस वीडियो को देखिए, वीडियो में आपके साथ सारे आंसर डिस्कस करने वाला हूँ और आपको पता भी लग जाएगा आपकी प्रिपरेशन कैसी है। अगर समझिए 160 के अबव आपके क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, मॉक टेस्ट ही दीजिए, उससे आपकी जो एक्यूरेसी है वो और अच्छी हो जाएगी। तो चलिए देर ना करते हो, आज हम एचपी सेक्रेटरी क्लर्क का मॉक टेस्ट 2 स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वट वॉज द शिवालिक माउंटेन नोन इन एंशियंट टाइम। तो जो शिवालिक माउंटेन थे उन्हें एंशियंट टाइम में क्या बोला जाता था। ऑप्शन क्या दे रखा है, मोलाक पर्वत, मैनाक पर्वत, मेरू पर्वत, नन ऑफ दिस। तो प्राचीन काल में शिवालिक पर्वत को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन आपके सामने दे रखे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है मैनाक पर्वत, ऑप्शन बी। तो शिवालिक को हम क्या बोलते थे, शिवालिक को हम बोलते थे प्राचीन काल में मैनाक पर्वत। अब एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, जो आपके धौलाधार पर्वत है उन्हें क्या बोलते थे, तो उन्हें बोलते थे मोलाक पर्वत। तो ये दोनों याद रखना है आपने। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है शिवालिक को क्या बोलते हैं, मैनाक पर्वत, और धौलाधार को क्या बोलते हैं, मोलाक पर्वत। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछ सकता है एग्जामिनर, आपका जो हिल्स वाला टॉपिक है उससे है ये जो क्वेश्चन है। तो फर्स्ट का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मैनाक पर्वत। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द नॉर्थ वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो कौन सा हिमाचल प्रदेश का सुदूर उत्तर पश्चिमी जिला है। तो आपको बताना है उत्तर पश्चिमी जिला कौन सा है हिमाचल प्रदेश का। ऑप्शन दिए हैं ऊना, सिरमौर, चंबा, किन्नौर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, चंबा। अब आप नॉर्थ वेस्टर्न से क्या समझे, उत्तर पश्चिमी से। जैसे आपकी ये डायरेक्शन होती है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो नॉर्थ वेस्ट कौन सी होगी, आपकी ये वाली डायरेक्शन होगी। तो इस डायरेक्शन में कौन सा जिला पड़ता है, यहाँ पर चंबा पड़ता है। अगर आप मैप देखोगे हिमाचल का तो यहाँ पर कौन सा जिला पड़ता है, चंबा पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या है क्वेश्चन 2 का, ऑप्शन सी, चंबा। चलिए थर्ड देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन एचपी इज। तो हिमाचल प्रदेश में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है। तो ऑप्शन आपको दिए हैं 2, 3, 5, 8। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर वैसे तो पता ही होगा क्योंकि रिसेंटली 3 और बनी थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। टोटल कितनी है, 5 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, यानी 5 नगर निगम है। नाम भी बता देता हूँ आपको कहाँ कहाँ है। एक आपका मंडी में है, फिर आपका शिमला में है, फिर पालमपुर में है, फिर सोलन में है, फिर धर्मशाला में है। तो 5 जगह म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है हिमाचल प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन 3 का, ऑप्शन सी, 5। बहुत ही अच्छा पेपर बना है, आपको ऐसा लगेगा नहीं, आपको लगेगा जैसे आप एग्ज़ाम का पेपर ही दे रहे हो, क्योंकि मैंने पूरा एग्ज़ाम स्टडी किया आपके जितने भी क्लर्क के हुए हैं। तो एक अच्छा पेपर बनाया। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से पहले एक बार खुद सॉल्व करना है इसे, फिर वीडियो देखना तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, आपको पता लग जाएगा आपकी कैसी प्रिपरेशन है। अभी हम हिमाचल जीके का सेक्शन कर रहे हैं, तो फोर्थ क्वेश्चन भी देखते हैं। द रिवर सतलुज एंटर्स मंडी डिस्ट्रिक्ट एट विच प्लेस। तो जो सतलुज रिवर है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में कहाँ से प्रवेश करती है। तो ऑप्शन क्या दिए हैं, सरकाघाट, फिरनू, लारजी, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, फिरनू। तो जो फिरनू जगह है यहाँ से जो सतलुज है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। अगर आपसे पूछे जो सतलुज है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ से एंटर करती है, सतलुज का जो ओरिजिन होता है वो तिब्बत से होता है, और जो शिप की स्थान है, शिप की एक स्थान है किन्नौर में, वहाँ से वो किन्नौर में एंटर करती है, और मंडी में कहाँ से करती है, फिरनू से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, द रिवर सतलुज एंटर्स मंडी डिस्ट्रिक्ट एट विच बेस। तो ऑप्शन बी, फिरनू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ है, ब्यास गुफा इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो ब्यास गुफा हिमाचल प्रदेश में किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा। तो ब्यास गुफा कहाँ पर है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बिलासपुर। ठीक है, ब्यास गुफा कहाँ पर है, ये बिलासपुर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट याद करना आपको, जैसे जगह होंगी आपको पता होनी चाहिए कौन सी जगह कहाँ पर है, कई बार क्वेश्चन बन जाता है सभी। सिक्स्थ है, सिकंदर धार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। सिकंदर धार हिमाचल के कौन से जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो सिकंदर धार है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में, क्या ये मंडी में है, कुल्लू में है, बिलासपुर में, या हमीरपुर में। तो इसका जो राइट आंसर है, सिक्स्थ का राइट आंसर है मंडी। तो सिकंदर धार कहाँ पर है, ये है मंडी में। आपसे पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है, जैसे बांदला धार होगी वो कहाँ है, बिलासपुर में। जागधार कहाँ है, वो हमीरपुर में। तो ऐसे ही आपको पता होनी चाहिए।
तो सिकंदरधार का जो आपका राइट आंसर है कहाँ पर है, ये है मंडी में, ऑप्शन ए। सिक्स्थ का राइट आंसर है ऑप्शन ए। सेवंथ है, मूल किला माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो जो मूल किला है पर्वत चोटी, ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन दिए हैं चंबा, ऊना, सोलन और लाहौल एंड स्पीति। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है लाहौल एंड स्पीति। तो जो मूल किला पर्वत चोटी है ये कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में है। सिंपल से क्वेश्चन है, ऐसा है नहीं कुछ बुक के बाहर है। जो एचपीसीएससी पूछता है बहुत ही, एचपीजी के तो मैं कहूँगा बहुत ही लिमिटेड सा है। अगर आप एक हिमाचल दर्पण की बुक ले लो या जोग्टा अकेडमी की ले लो, तो आप अगर उसे भी अच्छे से रिवाइज करते रहोगे तो आप इजीली कर लोगे। हिमाचल जीके में आपको इतनी कोई दिक्कत आएगी नहीं, बस ऐसे रिवीजन ज़रूरी है। एक बार अगर आप बुक पढ़ोगे तो आपको चीज़ें ऐसे याद नहीं होती, बार बार पढ़ते रहोगे तो उन चीज़ों का आप अच्छे से अपने दिमाग में बिठा पाओगे। तो ऐसे हिमाचल जीके में आपको ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। अब 8th क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द रूलर ऑफ कांगड़ा व्हेन फिरोज शाह तुगलक बिसीज द नगरोटा फोर्ट। तो इसमें बोल रहा है जब फिरोज शाह तुगलक ने नगरोट किले की घेराबंदी की तो तब कांगड़ा का शासक कौन था। ठीक है, जो फिरोज शाह तुगलक था उसने जो कांगड़ा किला था उसकी घेराबंदी की थी, तब कांगड़ा का शासक कौन था? ऑप्शन दिए रूपचंद, अनिरुद्ध चंद, माणक चंद या सोमचंद। तो ये भी हिस्ट्री का टॉपिक है, हिस्ट्री से लिया गया। अब जो फिरोज शाह तुगलक था उसने कब किया था, जब अटैक किया था कांगड़ा में, ये कुछ 1365 में किया था। तो तब उस समय जो कांगड़ा का राजा वो कौन था, वो था रूपचंद। तो ऐसे आपको याद रखना, ये क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं जो एचपीएससी के एग्जाम में नहीं आया। मैंने पिछले पेपर के क्वेश्चन देख के डाले, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपको एग्जाम में ना आया हो। सारे एग्जाम में आए हुए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस समय कांगड़ा के राजा कौन थे? रूपचंद थे। जब फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा किले की घेराबंदी की थी तब कांगड़ा का राजा रूपचंद था। 9th है, इन विच ईयर महाराजा रंजीत सिंह फुली एनेक्स द टेरिटरी ऑफ दत्तारपुर। तो किस वर्ष में महाराजा रंजीत सिंह ने दत्तारपुर प्रांत को पूर्ण रूप से संलग्न किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 1818 होगा, 1827 होगा, 1838 होगा या 1845 होगा। तो जो महाराजा रंजीत सिंह थे उनने जो दत्तारपुर की टेरिटरी थी उसे अपने अधीन कब किया था? तो 9th का जो राइट आंसर है वो है 1818। तो अगर आप ऐसे भी सोचो कि जो 1809 था तब ज्वालामुखी की संधि हुई थी, तो उसी के आसपास कहीं होगा क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह उसी टाइम थे, तो 1818 ज़्यादा पास आ रहा है। तो ऐसे भी आप थोड़ा तुक्का लगा सकते हो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा। तो ऐसे चीज़ों को जोड़ना पड़ता है। अगर आपने अच्छी से चीज़ें पढ़ी है, आपको डिटेल में पता है, तो आप जोड़ जोड़ के भी आंसर निकाल पाओगे अगर आपको करेक्ट आंसर पता भी ना हो। और ऐसे अगर आप टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है 7018186561। बाकी मैंने आपको कई बार बता दिया है इसका, तो ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको जो भी डिटेल्स चाहिए होगी मैं व्हाट्सएप पे दे दूंगा। चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ बगात प्रिंसली स्टेट। तो जो बगात रियासत थी उसका अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है विजय सिंह, महेंद्र सिंह, दुर्गा सिंह, दिलीप सिंह। तो 10th का राइट आंसर क्या है? 10th का राइट आंसर है दिलीप सिंह। तो जो बगात रियासत थी उसका अंतिम शासक कौन था? दिलीप सिंह। तो जो भी रियासत है उनका जो पहला राजा था, फाउंडर था, और जो अंतिम था वो याद कर लेना, कई बार एग्जाम में आ जाता है। 11th है, द कैपिटल ऑफ बुशहर प्रिंसली स्टेट वॉज लोकेटेड एट विच प्लेस इन एचपी। तो बुशहर रियासत की राजधानी हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित थी? तो बुशहर रियासत की राजधानी कौन सी थी? क्या कामरू थी, सराहन थी, ज्योरी थी, रामपुर थी? तो 11th का राइट आंसर क्या है? 11th का राइट आंसर है रामपुर। तो जो बुशहर रियासत थी उसकी राजधानी कौन सी थी? रामपुर थी। अब आपसे अगर मैं पूछ लूँ कि बुशहर रियासत थी, इसकी जो फाउंडर थे वो कौन थे? वो थे प्रद्युमन, जो लॉर्ड कृष्ण थे उनके सन थे, तो वो माने जाते हैं फाउंडेड थे बुशहर जो आपकी प्रिंसली स्टेट है। तो ऐसे अपने याद रखना है कौन फाउंडर थे हर एक रियासत के, कई बार एग्जाम में आ जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही आ गया कुछ। बिलासपुर टाउन इन एचपी वॉज फाउंडेड बाय विच रूलर। तो हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर टाउन की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन दिए बीरचंद, दीपचंद, अभयचंद, अजयचंद। तो 12th का राइट आंसर क्या है? 12th का राइट आंसर है दीपचंद। तो दीपचंद थे, इन्होंने फाउंड किया था जो बिलासपुर टाउन था। अगर आपसे पूछे कि लास्ट राजा कौन थे तो वो आनंद चंद थे। तो ऐसे आपको दोनों ही याद करने, फाउंडर और लास्ट, कई बार एग्जाम में आ जाता है। 13th है, डिजास्टर्स अर्थक्विक इन कांगड़ा टुक प्लेस ऑन विच डेट। तो कांगड़ा में सबसे बड़ी भूकंपीय आपदा किस दिन हुई थी? तो आपको डेट बतानी है जो कांगड़ा में भूकंप आया था वो कब आया था? अप्रैल 4 1905 को आया था, मई 5 1905 को आया था, जून 6 1905 को आया था, या जुलाई 7 1905। अब देखिए मोस्टली सबको ये डेट तो पता ही होती है कि 1905 में भूकंप आया था, मगर वो प्रिसाइजली डेट याद नहीं रखते कि कौन सी तारीख को आया था, ईयर तो याद ही होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अप्रैल 4। ठीक है, 4 अप्रैल को जो भूकंप था वो आया था कांगड़ा में 1905 में। 14th है, हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ शिमला गैयत्री थिएटर।
तो हमें बताना है जो शिमला गैयट्री थिएटर था उसका वास्तुकार कौन था। ऑप्शन दिए है CV क्लार्क, GW हचिनसन, H डार्विन, नन ऑफ दिस। तो 14 का राइट आंसर क्या होगा? जो 14 का राइट आंसर है वो है नन ऑफ दिस। तो इनमें से कोई भी नहीं था। जो आर्किटेक्ट था शिमला गैयट्री थिएटर का वो कौन थे? वो थे हेनरी इरविन। तो ये नाम याद रखना, हेनरी इरविन। तो ये थे जो शिमला गैयट्री थिएटर थे उसके आर्किटेक्ट थे। इनमें से कोई भी नहीं है, तो 14 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। 15th है, अ श्राइन डेडिकेटेड टू बाबा गोरखनाथ इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ HP। तो हमें बताना है बाबा गोरखनाथ को समर्पित एक तीर्थ हिमाचल प्रदेश के किस मंदिर परिषद में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर को वो क्या होगा? क्या ज्वाली टेम्पल होगा, चिंतपूर्णी टेम्पल, चामुंडा टेम्पल या देवोत्सव टेम्पल। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। जो आपका देवोत्सव टेम्पल है वहाँ पर ये बाबा गोरखनाथ का जो कॉम्प्लेक्स है, टेम्पल है, वो इस कॉम्प्लेक्स में। तो देवोत्सव टेम्पल अगर मैं पूछूँ आपको कहाँ पर है, तो ये हमीरपुर में है। तो ये भी याद रखना कि कहाँ पर है, हमीरपुर में है। कभी अगर क्वेश्चन नहीं भी बन जाता कि देवोत्सव टेम्पल का है, तो आपका आंसर होगा हमीरपुर। इसमें पूछा था कि बाबा गोरखनाथ को समर्पित एक तीर्थ हिमाचल प्रदेश के किस मंदिर परिषद में, तो इसका जो राइट आंसर है वो है देवोत्सव टेम्पल। अगला क्वेश्चन है 16th, अ बुद्धिस्ट स्तूपा इन चेत्रू नियर कांगड़ा वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। तो कांगड़ा के पास चेत्रू में बौद्ध स्तूप किस काल में बनाया गया था। तो इसमें भी देखो, अगर आपको आंसर नहीं पता, थोड़ा सा गैस लगाना, तो कैसे लगाओगे आप। अब आपको पता है जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, अशोक हो गए, हर्षा हो गए, कनिष्का हो गए। इसमें सबसे ज़्यादा जो बुद्ध जो आपका धर्म है उसका प्रचार कौन करता था, बौद्ध धर्म का, तो वो कौन करते? अशोक करते। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, अशोक। तो ऐसे थोड़ा सा आपको तुक्का भी लगाना पड़ेगा, मतलब तुक्का भी नहीं बोल सकते इसको, मतलब होता है रिलेट करना एक चीज़ को, कि आप थोड़ा गैस किस हिसाब से कर रहे हो। ऐसे नहीं तुक्का ही लगा कि आप बस को आपको चीज़ों को लिंक करना पड़ेगा। अब आप HPSSC का पेपर देखोगे, अब 200 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उसमें से 120 से लेके 130 क्वेश्चन तो आपको आ जाएंगे, चाहे आप जितना अच्छा पढ़ रहे हो इतने क्वेश्चन आपको आएंगे आएंगे। मगर जो इसके बाद के क्वेश्चन है वो करना मुश्किल होता है, तो उसमें आपको चीज़ों को लिंक करना पड़ेगा, कभी कभार एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। तो ऐसे चीज़ें यूज़ करके आपको 160 प्लस तो मतलब नंबर लाने ही है, तभी कुछ सिलेक्शन वाली बात बनेगी। तो ऐसे 160 के अबव आ रहे हैं इस क्वेश्चन में आपके पेपर में, जो मैंने मॉक बनाया, तो समझो अच्छी तैयारी है। तो ऐसा है 160 का तो टारगेट रख के चलना। बाकी थोड़ा आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा, पेपर का जो माहौल होता है वो थोड़ा अलग होता है, कभी कभार में चीज़ें आती है हम तब भी गलत कर देते हैं। तो ऐसा है क्योंकि ठीक से रिवाइज नहीं की होती, तो उस टाइम याद नहीं आती, डाउट हो जाता है 2 क्वेश्चनों में, 2 ऑप्शंस में। 17 देखते हैं। 17 क्वेश्चन क्या है? इन विच ईयर टी प्लांटेशन वॉज स्टार्टेड इन कांगड़ा वैली। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि कांगड़ा घाटी में किस वर्ष चाय बागान शुरू किया गया था। तो 1850, 1870, 1890, 1920 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 17 का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है 1850, ऑप्शन ए। तो 1850 में जो टी प्लांटेशन थी वो कांगड़ा वैली में स्टार्ट की थी। अब मैंने एक बार देखा था लाइड में, क्वेश्चन आ गया था कि हिमाचल प्रदेश में जो टी प्लांटेशन है वो कितने एरिया में की जाती है। तो वो कितने एरिया में की जाती है? कुछ 2063 हेक्टर ऐसे कुछ एरिया है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ये थोड़े डीप क्वेश्चन होते हैं, ये आपके हायर एग्जाम में आते हैं, जैसे लाइड हो गया, नायब तहसीलदार, HPSSC का थोड़ा पैटर्न अलग है, वो ज़्यादा स्टैटिक पूछता है, तो उसमें आपको इतनी दिक्कत आएगी नहीं। और प्रीवियस पेपर सारे कर देना, ये नहीं कि क्लर्क के करने, सब इंस्पेक्टर के भी कर देना, JOA सबके कर देना, कोई भी मत छोड़ना, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। 18th है, हु वॉज कन्फर्ड द टाइटल ऑफ कविराज। तो कविराज का टाइटल किसे दिया था? तो कविराज की उपाधि किसने धारण की? ऑप्शन दी है भगमल सोटा, JP बग्गी, पद्मदेव, हरिचंद। तो ये भी इजी सा क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है पद्मदेव। तो जो पद्मदेव थे ये फ्रीडम फाइटर थे, इन्होंने कौन सा उपाधि थी जो धारण की थी? वो थी कविराज की। 19th है, रूपा वैली इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो जो रूपा वैली है, रूपा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन क्या दिए हैं? ऑप्शन दिए हैं किन्नौर, लाहौल स्पीति, सोलन, शिमला। तो रूपा वैली कहाँ है? ये है किन्नौर में। किन्नौर में एक और फेमस है सांगला वैली, ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो सांगला वैली भी किन्नौर में, रूपा वैली भी किन्नौर में। तो 19 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन है किन्नौर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ क्योंकि 200 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 2 घंटे तो लग ही जाएंगे पेपर को डिस्कस करने में, क्योंकि थोड़ा मैं आपको बताता भी रहता हूँ बीच बीच में, ऐसे नहीं बस क्वेश्चन है उनके आंसर बता रहा हूँ, थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ ताकि थोड़ी चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहे, क्योंकि ऐसा है बस क्वेश्चन आंसर बोलूँगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। 20 क्वेश्चन है, लांबा क्लाम्पा इज इन हिमाचल प्रदेश आर। तो ये क्या है? शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, अदर बैकवर्ड क्लासेज है, नन ऑफ दिस। अब देखिए, अगर आप इसको आंसर नहीं पता तो आप कैसे सोचोगे? अब लांबा है, ये कहाँ होते हैं? जैसे आपके लांबा बौद्ध वाले होते हैं, उनको बोलते हैं, लाहौल स्पीति में होते हैं, तो वहाँ ज़्यादा कौन सी आपकी होती है कास्ट? होती है शेड्यूल ट्राइब्स।
तो 20 का जो राइट आंसर क्या होगा वो है ऑप्शन बी शेड्यूल्ड ट्राइब्स। लांबा एंड क्लांबा इन हिमाचल प्रदेश क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, यानी अनुसूचित जनजाति है। 21 है कुथ एंड ड्राई फ्रूट रिसर्च यूनिट इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन एचपी। तो कुथ और ड्राई फ्रूट की जो रिसर्च यूनिट है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से स्थान पे है। अब जो कुथ की खेती है वो कहाँ होती है, वो होती है आपकी लाहौल स्पीति, जो आपके हायर एरियाज है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, वो है केलोंग, ऑप्शन ए। तो कुथ एंड ड्राई फ्रूट रिसर्च यूनिट कहाँ है, ये है केलोंग में, ऑप्शन ए। 21 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। 22 क्या है, धारवेडी एंड ध्रुंडू आर द फोक डांसेस ऑफ द पीपल ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो जो धारवेडी है और ढूंढू है हिमाचल प्रदेश के किस जिले के लोगों के लोक नृत्य हैं। ऑप्शन दिया है सिरमौर, सोलन, शिमला, कुल्लू। तो इसका जो राइट आंसर है, क्वेश्चन 22 का राइट आंसर है कुल्लू। तो 22 का राइट आंसर है कुल्लू। कुल्लू के फोक डांसेस है ये जो आपके धरवेडी और ध्रुंडू दे रखे हैं। तो फोक डांसेस, फोक सॉन्ग से भी याद कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। कुछ टॉपिक्स होते हैं, मतलब अच्छे टॉपिक होते हैं, पढ़ने ज़रूरी होते हैं और याद करना थोड़ा मुश्किल है। देखिए जैसे नाम है बहुत थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से नाम है, याद नहीं होंगे इजीली। तो ऐसा है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है बस कि हाँ पढ़ना है, थोड़ा उनको रिवाइज करना पड़ेगा अच्छे से चीज़ें, तभी आपको याद होगी। पेपर इतना आसान भी नहीं होता। अगर आप देखो कि कुछ स्टूडेंट 2-2, 3-3, 4-4 साल भी मेहनत करते हैं तब भी पेपर नहीं निकलता, और कुछ 1-1.5 साल भी मेहनत करते हैं वो उनका निकल जाता है। कैसे निकलता है, क्योंकि थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं, थोड़ा सा किस्मत भी कह लूँगा कि एग्ज़ाम में किस्मत भी ज़रूरी होती है। कभी कभार आपने जो पढ़ा होता है वही आ जाता है। तो ऐसे किस्मत भी ज़रूरी है, मेहनत भी ज़रूरी है, हर एक चीज़ ज़रूरी है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। तो बाकी तो ऐसे मेहनत तो आपको करनी है, बाकी देखेंगे एग्ज़ाम में क्या होता है। इस बार आपका एग्ज़ाम कब है, 18 सितंबर को है। तैयारी एकदम अच्छे से रखिए। 23 का हु सेट अप द फर्स्ट सेंट्रल स्कूल इन शिमला अराउंड 1848। तो 1848 में आसपास किसने शिमला में प्रथम सेंट्रल स्कूल की स्थापना की। ऑप्शन दिया एडवर्ड, नेपियर, मूरक्राफ्ट, ऑक्टरलोनी। तो इसका जो राइट आंसर वो है एडवर्ड। एडवर्ड थे, इन्होंने शिमला में फर्स्ट सेंट्रल स्कूल की स्थापना कब की थी, 1848 में। 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। व्हेन वाज नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम इंट्रोड्यूस इन एचपी। तो हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू हुई। ऑप्शन दिए है 2000, 2002, 2005, 2008। तो आपकी जो नेशनल एग्रीकल्चर स्कीम थी वो कब आई थी, वो 1999 से 2000 के अराउंड आई थी। तो वो हिमाचल प्रदेश में कब इंट्रोड्यूस की गई, ये 2000 AD में ही कर दी थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए। 24 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध गंगा स्कीम हैज़ बीन लॉन्च इन एचपी इन कोलैबोरेशन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हिमाचल प्रदेश में दूध गंगा स्कीम निम्न में से किसके सहयोग से साथ लॉन्च की गई। तो इजी सा क्वेश्चन है। अगर आप हिमाचल दर्पण आपने पढ़ी होगी तो आपने ये क्वेश्चन देखा ही होगा, कई बार एग्जाम में आ भी गया। तो ऑप्शन दी है नबार्ड, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, नन ऑफ दिस। तो जो दूध गंगा स्कीम है वो हिमाचल प्रदेश में किसके साथ सहयोग से लॉन्च की गई है। तो नबार्ड, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक या नन ऑफ दिस। तो 25 का जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है नबार्ड। अब आपसे अगर मैं नबार्ड की फॉर्म पूछूं तो नबार्ड की फॉर्म क्या होती है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1982 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो ऐसी चीज़ों को पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा लिंक करो, आप सोचो उसके बारे में। अगर आपको कुछ और पता लग रहा है, नहीं पता लग रहा तो गूगल में सर्च कर लो तो ज़्यादा याद रहेगा आपको ऐसे। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। विच इज़ द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ पार्वती 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ एचपी। तो कौन सी है हिमाचल प्रदेश पार्वती 3 जल विद्युत परियोजना की कार्यकारी एजेंसी कौन सी है। एनटीपीसी है, एनएचपीसी है, एसजीवीएनएल है या एचपीएससीबी है। तो 26 का जो राइट आंसर है वो है एनएचपीसी। ठीक है, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन। तो जो पार्वती आपके हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर है, ये कुल्लू में है, और इसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी कौन सी है, एनएचपीसी। 26 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, एनएचपीसी। फिर है हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ परशुराम अवार्ड इन 1987 AD। तो सन 1987 में परशुराम पुरस्कार का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, भी आपको बुक में मिल जाएगा अगर आपने हिमाचल दर्पण पढ़ी होगी। तो ऑप्शन क्या दिया है, सुमन रावत, अंजलि रावत, सुनीता रावत, अंकिता रावत। तो पहला परशुराम अवार्ड किसे मिला था, ये मिला था सुमन रावत को। किस लिए मिला था, एथलेटिक्स था, जो एथलेटिक्स फील्ड है उसमें मिला है। तो सुमन रावत को कब मिला है, 1987 में पहला परशुराम अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, सूबेदार संजय कुमार अब परमवीर चक्र विनर बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो जो सूबेदार संजय कुमार थे एक परमवीर चक्र विजेता था, संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से। तो आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश में टोटल 4 जो शख्स हैं उन्हें परमवीर चक्र मिला है। पहला सोमनाथ शर्मा को मिला था। तो जो संजय कुमार थे इनको मिला था, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन है बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर के रहने वाले थे और इनको परमवीर चक्र मिला था। 29 है तेंजिन ग्यास्तो इज द नेम
तो जो तेंजिन गेस्टो थे ये कौन थे? ये आपके दलाई लामा का असली नाम था। कौन से दलाई लामा का? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 14 दलाई लामा। तो 14 दलाई लामा का जो असली नाम हुआ है वो क्या है? तेंजिन गेस्टो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 30। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो इनमें से कौन से हिमाचल प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं थे? अब इस क्वेश्चन में भी देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है कौन नहीं थे। तो इसमें आप कैसे पता कर सकते हैं? जैसे कि ऑप्शन दिए एम.एस. हिम्मत सिंह, बजरंग बहादुर सिंह, भगवान साई, या फिर ऑप्शन डी दिया है एन.सी. मेहता। तो जो एन.सी. मेहता थे वो क्या थे? एन.सी. मेहता फर्स्ट चीफ कमिश्नर थे हिमाचल प्रदेश के। तो आप ऐसे इन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये तो होंगे ही नहीं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जो हिमाचल प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं थे वो कौन थे? वो एन.सी. मेहता नहीं थे। बाकी तीनों रहे थे, एम.एस. हिम्मत सिंह भी रहे थे, बजरंग बहादुर सिंह भी रहे थे और भगवान शाह भी रहे थे। तो 30 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, एन.सी. मेहता नहीं थे लेफ्टिनेंट गवर्नर हिमाचल प्रदेश के। तो हिमाचल जी के हमारे इतने क्वेश्चन थे। अब इंडिया जी के पे आ जाते हैं। सरकारी नौकरी लगना तो सब चाहते हैं पर मेहनत से भागते हैं, बट अब भागना नहीं है, बस बैठ जाना है और हिमाचल के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ मिलकर एग्जाम की तैयारी करनी है। पुलिस, पटवारी, क्लर्क, जीओटी, फॉरेस्ट गार्ड, होमगार्ड जैसे कई सारे एग्जाम्स को क्रैक करने की सही स्ट्रेटजी अब हम आपको बताएंगे। डेली लाइव क्लासेस जहां टीचर्स आपको सभी सब्जेक्ट बेसिक से एडवांस तक पढ़ाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स जिसमें आपको एग्जाम में आने वाला हर एक टॉपिक मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीकली टेस्ट, डॉट सेशंस और भी बहुत कुछ। पिछले 3 साल में हमारे 500 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स अपनी ड्रीम जॉब ले चुके हैं और अब आपकी बारी है। अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ शुरू करने के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पे अभी व्हाट्सएप करें। इंडियन जीके का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? द फिगर ऑफ द गॉड दैट वाज डिपिक्टेड इन द सील ऑफ इंडस वैली पीपल वाज। तो किस देवता की प्रतिमा सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों में अंकित थी? तो इसमें ऑप्शन दिए अग्नि, इंद्रा, वरुणा, पशुपति। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। तो कौन से जो गॉड थे उनकी फिगर थी, यानी उनकी जो प्रतिमा थी जो इंडस वैली थे उनकी सीलों मोहरों में? तो 31 का जो राइट आंसर है वो है पशुपति। ठीक है, पशुपति थे, इनकी जो प्रतिमा होती थी जो इंडस वैली थे उनके लोगों की जो मोहरें थी उनमें। 32 है अ कलेक्टिव टर्म यूज्ड बाय द जैनाज फॉर देयर सेक्रेड बुक इज। तो जैनों द्वारा अपनी पवित्र पुस्तकों के लिए प्रयुक्त महा सामूहिक शब्द है। तो ऑप्शन दी है प्रबंधास, अंगास, निबंधास, चर्तिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अंगास। ठीक है, अंगास बोलते हैं जो बौद्ध धर्म होते हैं उनकी सेक्रेड बुक्स होती हैं, पवित्र पुस्तकें होती हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? अंगास। 33 है विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म का कौन सा इनमें से नहीं है? कि राइट स्पीच नहीं है, राइट एफर्ट नहीं है, राइट डिज़ायर नहीं है, या राइट कंडक्ट नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है राइट डिज़ायर। ठीक है, राइट डिज़ायर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं बुद्धिज्म का। बाकी राइट स्पीच भी है, राइट एफर्ट भी है और राइट कंडक्ट भी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, राइट डिज़ायर नहीं है। 34 है इन विच कंट्री वॉज बुद्धिज्म फर्स्ट प्रोपोगेटेड आउटसाइड इंडिया। तो भारत के बाहर किस देश में बौद्ध धर्म प्रथम प्रसारित हुआ? तो ऑप्शन क्या दिए? श्रीलंका, कंबोडिया, थाईलैंड, चाइना। अब आपको पता है जो अशोक थे हमारे सम्राट थे, जो एंशिएंट हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, तो उन्होंने अपने बेटा बेटी थे उन्हें भेजा भी था, क्या बोलते हैं, श्रीलंका में जो बौद्ध धर्म था उसका प्रचार करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है? वो है ऑप्शन ए, श्रीलंका। ठीक है, तो भारत के बाहर किस देश में बौद्ध धर्म प्रथम प्रसारित हुआ? तो इसका राइट आंसर है श्रीलंका। 35 है अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वॉज। तो वो कौन थे? वो भानुगुप्ता थे, वेगा भट्टा थे, आर्यभट्टा थे, या वह मीरा थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है आर्यभट्टा। तो गुप्ता काल के दौरान महान ज्योतिर्विद और गणितज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट थे। 35 का राइट आंसर ऑप्शन सी। 36 है हर्षवर्धना वॉज डिफीटेड बाय। तो जो हर्षवर्धन थे उनको किसने हराया था? तो नरसिम्हा वर्मन ने हराया था, पुलकेशिन II ने हराया था, ये फिरोज शाह तुगलक ने, या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो 36 का जो राइट आंसर है वो है पुलकेशिन II। तो ये वाला एक क्वेश्चन भी HPSSC एग्जाम में कई बार आ रखा है। तो हर्षवर्धन थे, उनके डिफीट किसने किया था? जो पुलकेशिन II थे इन्होंने डिफीट किया था हर्षवर्धन को। 37 है मोस्ट ऑफ द छोलास टेम्पल वेर डेडिकेटेड टू। तो अधिकतर छोला मंदिर समर्पित थे, तो किसको समर्पित थे? कौन से भगवान को? गणेश, शिवा, दुर्गा, विष्णु? तो 37 का जो राइट आंसर है वो है शिवा। तो शिवा जो थे उनको डेडिकेट थे मोस्ट ऑफ द छोलास टेम्पल। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो छोला डायनेस्टी थी उसके फाउंडर कौन थे? तो वो विजयाला थे। तो ऐसे आपको याद करना है। हिस्ट्री थोड़ी सी डिफिकल्ट पूछता है HPSSC, मैंने देखा, ऐसे आप गैस नहीं कर सकते क्या आने वाला है। तो और हिस्ट्री है भी बहुत इन डेप्थ पढ़नी पड़ती है आपको, बहुत ज़्यादा वाइड है अगर पढ़नी हो तो हिस्ट्री में थोड़ा सा संभल के रहना, क्योंकि हिस्ट्री में मैक्सिमम स्टूडेंट मैंने देखे उनके कम ही नंबर आते हैं। 38 है मदुराई वॉज द कैपिटल ऑफ। तो मदुराई किसकी कैपिटल थी?
चोलास की थी, पलवास की थी, या पांड्या की थी, या राष्ट्रकूटास की थी? तो 38 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, वो है पांड्यास, ऑप्शन सी। ठीक है, मदुरई किसकी कैपिटल थी, ये पांड्या की थी। तो 38 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो पांड्या किंग थे। 39 है, शेर शाह डिफीटेड हुमायूं इन विच बैटल? तो जो शेर शाह थे ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया था? ऑप्शन क्या दिए? ऑप्शन हमें दिए घाघरा इन 1529, चौसा इन 1539, पानीपत इन 1526, खानवा इन 1527। तो शेरशाह ने हुमायूं को कौन सी बैटल में हराया था? 39 का जो राइट आंसर है वो है चौसा। चौसा का जो युद्ध हुआ था 1539 में, उसमें शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। एक और बैटल था उसी के बाद होता है 1540 में, 1540 में होता है कन्नौज का बैटल। तो जो कन्नौज का बैटल है उसमें भी शेरशाह जो हुमायूं है उसको हरा देते। तो दो बैटल थे। तो ऑप्शन आपको दिया था यहाँ पर ऑप्शन बी चौसा। तो शेरशाह ने हुमायूं को कौन से बैटल में हराया था? चौसा इन 1539। 40 हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी? तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? बल्लाल लोधी था, इब्राहिम लोधी था, दौलत खान लोधी था, या सिकंदर लोधी था? तो 40 का जो राइट आंसर है वो है इब्राहिम लोधी। तो आपको पता है 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, किसके बीच में? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। तो बाबर ने इब्राहिम लोधी को मार दिया था और मुगल वंश की स्थापना की थी। तो लोधी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर है वो कौन हुआ था? वो हुआ था इब्राहिम लोधी। और अगर आपसे पूछे फाउंडर कौन था, तो वो थे बल्लाल लोधी। बाकी अभी हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि लास्ट रूलर कौन थे, कि अंतिम शासक कौन थे, वो है इब्राहिम लोधी। 40 का जो राइट आंसर ऑप्शन बी। 41 है, दीन ए इलाही वॉज एक्सेप्टेड बाय? तो ये भी बुक में दे रखा है क्वेश्चन, दीन ए इलाही जो धर्म था अकबर ने स्टार्ट किया था, उसे सबसे पहले किसने स्वीकार किया था? एक लौते हिंदू थे जिन्होंने स्वीकार किया था, उनका नाम क्या था? वो थे बीरबल। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 41 का। बीरबल थे इन्होंने जो दीन ए इलाही था उसे एक्सेप्ट किया था। तो इकलौते हिंदू थे, बुक में भी दे रखा है क्वेश्चन। 42 है, हु बिल्ड द मुस्लिम ऑफ जहांगीर? तो जो जहांगीर का मकबरा था वो किसने बनाया था? ऑप्शन दिए नूरजहां, शाहजहां, औरंगजेब, नन ऑफ दिस। अब मैं आपको HPSSC के अकॉर्डिंग बताऊं तो इसका आंसर उन्होंने शाहजहां दे रखा था, मगर मैं नेट में सर्च कर रहा हूँ तो नूरजहां आ रहा है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में मेरे को डाउट है। वैसे नूरजहां मेरे को लग रहा है क्योंकि नेट में दे भी रखा, उन्होंने कहीं पढ़ा भी है। HPSSC के अकॉर्डिंग शाहजहां था, तो इसको आप चेक कर लेना। तो वैसे तो नूरजहां इसका राइट आंसर होगा। हु बिल्ड द मुस्लिम ऑफ जहांगीर? जहांगीर का मकबरा किसने बनाया था? तो ऑप्शन ए होना चाहिए नूरजहां। तो कुछ क्वेश्चन में डाउट होता है, आप देखो कभी भी HPSSC की जो आंसर किया होती है उसमें आपको 6-7 डाउट मिल जाएंगे कि क्वेश्चन उन्होंने गलत आंसर बताए होते हैं। तो वैसे ही फिर बाद में उसे ठीक करते हैं, वो बाद में एक और आंसर की निकालते हैं। तो ऐसा एक गलती हो सकती है। अब मैं भी आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ 99% तो सही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक आधा मेरे से भी गलत हो सकता है। तो ऐसा है, हम ह्यूमन है, एरर होना तो चांसेस होते हैं, एरर हो जाते हैं। अब कोशिश तो ये आपको अच्छा पढ़ाऊँ, सही पढ़ाने की कोशिश करूँ, तो ऐसा कुछ वो है नहीं मेरा कि। बाकी कमेंट करके बता देना जो क्वेश्चन आपको लगे कि इसका आंसर ये होगा, तो औरों को भी पता लग जाएगा अगर एक आधा क्वेश्चन गलत होगा तो वो क्वेश्चन देख लेंगे कमेंट सेक्शन से अगर कोई गलत होगा तो। 43 है, प्रिंस सलीम वॉज द नेम ऑफ विच एम्परर? तो जो राजकुमार सलीम थे, किस सुल्तान का नाम था राजकुमार सलीम? तो बाबर का था, हुमायूं का था, अकबर का था, जहांगीर का था? तो ये आपका जो मुगल वंश आता है उसमें आपने पढ़ा होगा प्रिंस सलीम किसे बोलते थे। 43 का जो राइट आंसर है वो है जहांगीर। तो जहांगीर को बोलते थे प्रिंस सलीम। तो जो मुगल वंश है वो पढ़ लेना। हिस्ट्री में आपके 3 पार्ट में बटी होती है, मेडिवल, मॉडर्न और आपकी जो एंशिएंट होती है। तो तीनों ही पढ़नी है आपको, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। 44 है, हु सक्सीडेड औरंगजेब? तो औरंगजेब के बाद कौन शासक बने? तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। आजम शाह बने, कम बख्श बने, अकबर टू बने, या मौज़म बने? तो औरंगजेब के बाद जो राजा बनता है उसका नाम क्या है? वो है आजम शाह। 44 का राइट आंसर ऑप्शन ए। 45 है, मार्को पोला अ फेमस ट्रेवलर वॉज नेटिव ऑफ विच कंट्री? तो मार्को पोलो थे, ये कौन सी कंट्री के फेमस ट्रेवलर थे? एक प्रसिद्ध यात्री थे। तो उज्बेकिस्तान के थे, इटली के थे, मोरक्को थे, रशिया के थे? तो मार्को पोलो कहाँ के थे? ये थे इटली के। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 46 है, विच सूफी संत दरगाह इज एट अजमेर? तो कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि जो आपको पता ही नहीं है सिर पाँव के क्वेश्चन का मतलब करना है क्या है, तो कभी कभार तुक्के लगाने ही पड़ेंगे, आप कुछ भी कर लो। अब ऐसे नेगेटिव मार्किंग नहीं है जो आपका सेक्रेटरी क्लर्क का होता है। वैसे तो HPSSC के किसी भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो मैं दिख रहा था यूट्यूब में किसी ने वीडियो बना रखी, कुछ लोगों ने की नेगेटिव मार्किंग होती है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ऐसे तुक्का लगाना, अगर नहीं पता होगा तब भी करके आना, क्वेश्चन छोड़ना कोई नहीं, 200 के 200 करने हैं। तो अजमेर में कौन सा सूफी संत का दरगाह है? अब देखिए पता ही नहीं होगा, मतलब अगर पता होगा तो अच्छा है, वैसे तो मतलब थोड़ा डिफिकल्ट सा ही है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है 46 का राइट आंसर क्या है? वो है मनुद्दीन चिश्ती। तो जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है।
तो अजमेर में कौन से सूफी संत का दरगाह है? वो है मनुद्दीन चिश्ती। तो ऐसा क्वेश्चन कोई छोड़ के मत आना, करने तो सारे ही है, बाकी जिसका पता ही नहीं कर पाऊँ उसमें तो तुक्का ही लगाना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं। द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाय, तो कौन जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनका जो ऑफिस था वो किससे क्रिएटेड किया गया था? चार्टर एक्ट 1813 से, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब आपको पता होगा जो हमारे जब ब्रिटिश हम पे राज करते थे तो उस समय गवर्नर जनरल थे इंडिया के वो पहले कौन बने थे? तो आपको मैं बता देता हूँ, जो पहले बने थे वो थे विलियम बेंटिक। और कब बने थे? वो बने थे 1833 में। तो विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल थे इंडिया के। तो इसका जो राइट आंसर को वो कैसे आप पता करोगे? 1833 में बने थे तो समझो 1833 में ही कुछ होगा। तो चार्टर एक्ट 1833 में इसके वजह से जो ऑफिस था वो गवर्नर ऑफ इंडिया का क्रिएट किया गया था, और 1833 में जो विलियम बेंटिक थे वो पहले गवर्नर जनरल बनते हैं इंडिया के। तो आप थोड़ा गैस कर सकते हो, तो ये जोड़ के चलो चीज़ों को, अगर नहीं भी पता होगा तो। 48 है, हु रोट सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसने लिखा? बिस्मिल आजमबादी, मोहम्मद इकबाल, काजी नजरुल इस्लाम, फारूक गोरखपुरी। तो 48 का राइट आंसर क्या है? 48 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बिस्मिल अज़मुद्दीन। ठीक है, तो इन्होंने लिखा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। 49 है, इन विच ईयर सॉल्ट सत्याग्रह टुक प्लेस। तो सॉल्ट सत्याग्रह कब हुआ था? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अब ऑप्शन आपको दिया गया है, नमक सत्याग्रह कब हुआ? 1930 में हुआ, 32 में हुआ, यहाँ पर 1941 करना होगा कि 1934 करना था, ये 1 हटा दो यहाँ पर, तो 1934 होगा, और 1942। तो नमक सत्याग्रह कब हुआ था? ये हुआ था ऑप्शन ए 1930 में, और इसी के जब ये फिनिश हुआ तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी वो स्टार्ट हुई थी। तो नमक सत्याग्रह कब हुआ है? 1930 में। 49 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। 50 है, क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च इन विच ईयर। तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1920, 1922, 1930, 1942। ये भी इजी सा क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। 51 है, द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड इन। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था, कोलकाता में हुआ था, लाहौर में हुआ था, या न्यू दिल्ली में? तो 1946 में हुआ था पहला जो सेशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 51 का। फिर अब हमारा इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं, हिस्ट्री के हमने कर ली है, अब पॉलिटी के देखते हैं। हु इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा के पदेन सभापति कौन है? प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, लोकसभा के स्पीकर है। तो 52 का जो आपका राइट आंसर है वो क्या है? वाइस प्रेसिडेंट। तो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन होते हैं राज्यसभा के? वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। 53 है, विच इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? अब कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी क्या होती है? जिसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र किया होता है, जैसे फाइनेंस कमीशन का किया है, यूपीएससी का किया है, इलेक्शन कमीशन किया है, इनके लिए स्पेशल आर्टिकल भी हैं। मगर जो नीति आयोग है इसका कोई भी जिक्र नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो नीति आयोग क्या है? ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो 53 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, नीति आयोग। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। अब जो कांग्रेस थी उसकी पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? ऑप्शन दिए एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, या नन ऑफ दिस। तो 54 का जो राइट आंसर है वो है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट थी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, तो इंडियन कौन थी? वो थी सरोजनी नायडू। मगर इसमें पूछा बस फर्स्ट वुमेन बतानी, तो फर्स्ट वुमेन कौन थी? वो थी एनी बेसेंट। अगर आपसे पूछे फर्स्ट इंडियन वुमेन, तो वो कौन थी? वो थी सरोजनी नायडू। बाकी 54 का जो राइट आंसर है वो है एनी बेसेंट, क्योंकि ये पहली फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की। 55 है, वाइस प्रेसिडेंट इज। तो वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या होते हैं? मेंबर ऑफ लोकसभा होते हैं, मेंबर ऑफ राज्यसभा होते हैं, मेंबर ऑफ एनी हाउस होते हैं, नॉट अ मेंबर ऑफ हाउस। तो 55 का राइट आंसर क्या होगा? जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या होते हैं? मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56 है, द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज। ऑप्शन क्या दिए हैं? राज्यसभा का अध्यक्ष क्या है? इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ राज्यसभा, नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, या नन ऑफ दिस। तो जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का वो कौन होता है? इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा चयनित किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 56 का। 57 है, एट अ टाइम प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड ऑन अ स्टेट फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ। तो एक समय पर किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्षों के लिए लगाया जा सकता है? ऑप्शन दिए 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 वर्ष। यानी प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन कितने टाइम तक लगा सकते हैं राज्य पे? 1 साल तक लगा सकते हैं।
58 है, whom does the governor consult in the matter of appointment, posting and promotion of district judges। तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती और पदोन्नति से संबंध में राज्यपाल किससे विमर्श करता है? चीफ मिनिस्टर से करता है, प्रेसिडेंट से करता है, एडवोकेट जनरल से, हाई कोर्ट से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, हाई कोर्ट से। तो गवर्नर किसको कंसल्ट करता है? हाई कोर्ट को करता है, जब भी किसी डिस्ट्रिक्ट जज की प्रमोशन करनी हो, पोस्टिंग करनी हो या अपॉइंटमेंट करनी हो। 59 का है, रेलवे इज अ सब्जेक्ट इन द। तो रेलवे किस विषय में आता है? कॉन्करेंट लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में या रेजिडुअल लिस्ट में? अब कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है? कॉन्करेंट लिस्ट होती है जिसमें आपकी स्टेट भी जो है लॉ बना सकती है और यूनियन भी। यूनियन लिस्ट क्या होती है? यूनियन लिस्ट होती है जिसमें आपकी यूनियन यानी सेंटर होता है वही लॉ बना सकता है, और स्टेट लिस्ट क्या होती है जिसमें स्टेट ही लॉ बना सकता है, यानी जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नहीं बना सकती। तो रेलवे किस सब्जेक्ट में आता है? ये आता है कॉन्करेंट यूनियन लिस्ट में, ऑप्शन बी। ठीक है, तो रेलवे में जो लॉ कौन बना सकता है? वो सेंटर ही बना सकता है, स्टेट नहीं बना सकता। ठीक है, तो जो रेलवे है वो किस सब्जेक्ट में आती है? वो आती है यूनियन लिस्ट में। 59 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूनियन लिस्ट। 60 का है, अ स्पेशल फीचर ऑफ द 6th 5-year प्लान वॉज। तो जो आपकी छठी पंचवर्षीय योजना थी उसकी एक विशिष्ट लक्षण कौन सा है? डिसेंट्रलाइजेशन, एरिया प्लानिंग, बॉटम टू टॉप प्लानिंग या टॉप टू बॉटम प्लानिंग। तो 60 का जो राइट आंसर है वो है एरिया प्लानिंग, क्षेत्र नियोजन। तो अ स्पेशल फीचर ऑफ 6th 5-year प्लान वो क्या था? एरिया प्लानिंग। 60 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। 61 है, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैज़ बीन कन्फर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट टू चेक द आर्बिट्रेटरी पावर ऑफ द। तो डैश के निरंकुश अधिकार का नियंत्रण करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय को नियुक्ति न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त किया गया है। तो जो जुडिशियल रिव्यू है ये सुप्रीम कोर्ट की एक पावर है, उससे जो क्या करता है, जो पार्लियामेंट होता है वो कोई भी लॉ बनाता है उसे वो एग्जामिन कर सकता है कि ये सही है नहीं है, कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसको वॉयलेट तो नहीं कर रहा, तो उसको खारिज भी कर सकता है अगर कोई लॉ हमारे फंडामेंटल राइट को कहीं से भी वॉयलेट करे। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है तो जुडिशियल रिव्यू की। तो 61 का जो राइट आंसर है वो क्या है? संसद। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट को किसके खिलाफ दे रखी है? पार्लियामेंट की, अगर वो कोई भी ऐसा लॉ बनाए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है। फिर 61 का राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, पार्लियामेंट। 62 है, विच टू स्टेट्स हैव अ कॉमन हाई कोर्ट। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, किन दो राज्यों का साझा उच्च न्यायालय है? HP एंड यूपी, हरियाणा एंड पंजाब, गुजरात एंड महाराष्ट्र, केरल एंड गोवा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा और पंजाब का क्या है? कॉमन हाई कोर्ट है। 62 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हरियाणा एंड पंजाब। अब यहाँ पर दे रखा है, आपको फिर एक बार रिमाइंडर दे देता हूँ, अगर आप ऐसी टेस्ट सीरीज और लेना चाहते हैं तो आपको 10 टेस्ट मिल जाएंगे, बाकी स्टडी मटेरियल रहेगा सारा। आप एक बार मैसेज करना है इस नंबर पे 7018186561 में, मैं आपको एक छोटी सी वीडियो भेजूंगा, उसे देख लेना, अगर पसंद आए तो मटेरियल ले लेना वरना मत लेना, बस ऐसे एक बार मैसेज कर लेना। बाकी ऐसा नहीं है कि मतलब स्टडी मटेरियल के लिए मैसेज करना, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही हो तो मेरे से पूछ लेना, मैं थोड़ा सा गाइड कर दूंगा आपको उसके लिए भी। तो ऐसा है, स्टूडेंट करते रहते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, 25 से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं और सब में 250-300 मेंबर जुड़े हुए हैं, तो ऐसे 4-5 हज़ार बंदे तो व्हाट्सएप पे ही हैं। तो अगर आप भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो मुझे मैसेज ही कर देना, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। बाकी कभी कोई प्रॉब्लम आए तो ऐसे मैसेज कर देना, नंबर मेरा ही है, तो कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की। 63 है, हु इज़ द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। तो पब्लिक पर्स का गार्डियन किसे है? सार्वजनिक खजाने का संरक्षक कौन है? फाइनेंस कमीशन है, प्रेसिडेंट है, फाइनेंस मिनिस्टर है, ये कैग है। तो 63 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, कैग। तो कैग कैसे है? जो कैग होता है वो करता क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। वो क्या करता है? ऑडिट करता है, जो भी आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जैसे कुछ पैसे निकाले जाएं या फिर स्टेट का जो कंसोलिडेटेड फंड होता है यूनियन टेरिटरी का, तो उन्हें ऑडिट करता है। तो ऑडिट से रिलेटेड सारी चीज़ें उसी के पास होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? सार्वजनिक खजाने का संरक्षक कहते हैं। तो कैग, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 64 है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स अ फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आपसे पूछोगे फाइनेंस कमीशन कौन सा आर्टिकल में आते हैं? फाइनेंस कमीशन तो आती है 280 आर्टिकल में। अब कितने साल बाद गठन किया जाता है? कितने वर्षों पश्चात राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 9 अवधि? तो इसका राइट आंसर है 5 वर्ष, यानी हर 5 वर्ष बाद जो फाइनेंस कमीशन है वो उसका गठन किया जाता है। 65 है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इस्टेब्लिश द अर्बन लोकल गवर्नमेंट सिस्टम।
तो कौन से संवैधानिक संशोधन से शहरी स्थानीय शासन प्रणाली को स्थापित किया गया? 42nd, 44th, 73rd या 74th? तो 65 का जो राइट आंसर है वो है 74th। तो 74th जो अमेंडमेंट हुई थी वो किस लिए हुई थी? वो अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए हुई थी। अगर मैं आपसे पूछूं 73rd किस लिए हुई थी? 73rd थी वो पंचायती राज के लिए हुई थी। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज 73rd से रिलेटेड है और जो अर्बन लोकल बॉडीज़ थी वो 74th से। 66th है, द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सभापति तथा सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन दिया है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। तो 66 का राइट आंसर क्या है? वो है गवर्नर। ठीक है, जो स्टेट का गवर्नर होगा वो अपॉइंट करेगा जो भी चेयरमैन और मेंबर होते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के। 67 है, अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। तो अगर कोई पर्सन है वो मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का तो कितने टाइम तक वो एक मिनिस्टर बना रह सकता है? तो ऑप्शन दिए 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर्स, 5 ईयर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 6 मंथ। 6 मंथ तक वो मिनिस्टर बना रह सकता है। उसके बाद उसे राज्यसभा या लोकसभा कहीं की भी सीट लेनी होगी तभी वो बना रह सकता है मिनिस्टर, वरना उसे वो इस्तीफा देना पड़ेगा उस पद से। तो 67 का राइट आंसर है 6 मंथ तक ही मिनिस्टर बन सकता है अगर वो कोई पर्सन मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का। 68 का क्या है? विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैड द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ द मॉरल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी की नीति शास्त्र का कौन से निर्देशक तत्व पर प्रत्यक्ष प्रभाव रहा है? तो कौन सा हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है जो महात्मा गांधी की फिलॉसफी थी, मॉरल फिलॉसफी थी? तो ऑप्शन क्या दिए हैं? फ्री, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, फ्री लीगल एड एंड एडवाइस, बैन ऑन कॉ स्लॉटर या कंजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल मोमेंट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बैन ऑन कॉ स्लॉटर यानी गौ हत्या पर प्रतिबंध। इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट था ये हमारा एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है किसकी? मॉरल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी पे। 69 है, which has the authority to constitute an area into a municipality और municipal corporation और a पंचायत। तो किसके पास अथॉरिटी है किसी क्षेत्र को नगर पालिका अथवा एक नगर निगम अथवा एक पंचायत में गठित करने की प्राधिकार किसके पास है? तो किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास, प्रभागीय आयुक्त के पास, जिला कलेक्टर के पास या राज्य सरकार के पास। तो इसका जो राइट आंसर होगा 69 का राइट आंसर क्या होगा? ये होगा स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट होता है किसी भी एरिया को कॉन्स्टिट्यूट करने का, किस में? म्यूनसिपैलिटी में बदलने का या फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में या पंचायत में। तो इसका जो राइट आंसर है 69 का वो क्या है? स्टेट गवर्नमेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द मैक्सिमम गैप पीरियड बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो दो पार्लियामेंट के सेशन उनके बीच में कितना अधिकतम अंतराल हो सकता है? 4 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ। तो इसका जो राइट आंसर है 70 का वो गया 6 मंथ। तो 6 मंथ का मैक्सिमम गैप हो सकता है जो पार्लियामेंट के दो सेशन है उनके बीच में। व्हेन डिड इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ द IMF। जो भारत है वो IMF का सदस्य कब बना? अब IMF की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो जो भारत था इसका सदस्य कब बना? ऑप्शन दिए 1945, 1947, 1950, 1952। तो 71 का जो राइट आंसर है वो है 1945। जो IMF था इसकी स्थापना कुछ 1944 में हुई थी और भारत इसका मेंबर कब बना था? 1 साल बाद बन गया था 1945 में। विच इज़ द बैंकर ऑफ द बैंक। तो बैंक का बैंकर कौन है? ऑप्शन दिए हैं IDBI, SBI, RBI, HDFC। तो बहुत ही सिंपल है, RBI जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसे क्या बोलते हैं? बैंकर ऑफ द बैंक। 72 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। 73rd है, द टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन ऑफ डिक्रीज इन द जनरल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो वस्तुओं और सेवाओं की सामान्य कीमत में कमी की अवस्था को वर्णित करने के लिए प्रयुक्त शब्द है, क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन, स्टैग्नेशन, डिसइंफेक्शन या डिफ्लेशन। तो अगर जो जनरल गुड्स हैं आपके सर्विस हैं उनके जो प्राइजेस हैं वो डिक्रीज होते हैं तो उसे क्या सिचुएशन को क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं डिफ्लेशन। तो 77 का जो राइट आंसर है वो क्या है? डिफ्लेशन, अपस्फीति। ठीक है, अपस्फीति। 74 है, बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक दर ब्याज की दर है at which public borrow money from commercial banks, at which public borrow money from RBI, at which commercial bank borrow money from RBI। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? वो ऑप्शन सी। ठीक है, बैंक रेट क्या होता है? तो बैंक रेट होता है at which commercial banks borrow money from RBI। 75 है, कंपनीज पे कॉर्पोरेशन टैक्स ऑन देयर। तो जो कंपनीज है वो कॉर्पोरेशन टैक्स किस पे देती है?
अपनी इन्वेस्टमेंट में देती है, प्रोडक्शन में, सेल्स प्रोड्यूस या इनकम्स। तो जो कंपनी है वो कॉर्पोरेशन टैक्स किस पे देती है, वो देती है इनकम्स पे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 75 का। अब ये थोड़ा आपके इकोनॉमी के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इकोनॉमी भी ऐसा होता है कि स्टूडेंट ने नहीं पढ़ी हो, जैसे अगर आप साइंस बैकग्राउंड के होंगे तो आपने हो सकता है नहीं पढ़ी होगी, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको। इकोनॉमी ऐसा है, थोड़ा करंट की चीज़ें भी पढ़ना है, इसमें करंट से भी आ जाता है। बाकी इकोनॉमी का इतना वाइड है नहीं, अगर पढ़ोगे बुक सफिशिएंट है। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर के सारे क्वेश्चन कर लेना इकोनॉमी के, तो वहाँ से आपका हो जाएगा इसमें। 76 है, अ करेंसी हुज एक्सचेंज रेट टेंड्स टू फॉल बिकॉज ऑफ परसिस्टेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट इज नोन एज। तो वह मुद्रा जिसकी विनिमय दर बार बार के भुगतान शेष घाटे के कारण गिरावट की ओर प्रयुक्त हो से जानी जाती है। तो किससे जानी जाती है, सॉफ्ट करेंसी, हार्ड करेंसी, सिंकिंग करेंसी या गोल्ड करेंसी। तो उसे बोलते हैं सॉफ्ट करेंसी। 76 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए सॉफ्ट करेंसी। 77 है, चीप मनी मीन्स। तो सस्ती मुद्रा से क्या तात्पर्य है, लो रेट्स इंटरेस्ट, लो लेवल ऑफ सेविंग, लो लेवल ऑफ इनकम, लो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, चीप मनी क्या है, जिसका लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। विच टर्म इज नॉट रिलेटेड टू बैंकिंग। 78 है, विच टर्म इज नॉट रिलेटेड टू बैंकिंग। तो इनमें से कौन सी टर्म बैंकिंग से रिलेटेड नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया डी फिक्स्ड डिपॉजिट, ये तो आपको पता ही होगा बैंकिंग से रिलेटेड है। CRR क्या होता है, CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो, ये भी बैंकिंग से रिलेटेड है। SLR क्या होती है, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, तो ये भी बैंकिंग से रिलेटेड है। जो आपकी ये नीर है ये बैंकिंग से रिलेटेड नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि विच टर्म इज नॉट रिलेटेड टू बैंकिंग, कौन सा पद बैंकिंग से संबंधित नहीं है, तो नीर नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 79 है, द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इज लोकेटेड इन। तो जो ये बैंक है आपका इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये कहाँ पर है, ये जेनेवा में है, वाशिंगटन में है, लंदन में है, न्यूयॉर्क में है। 79 का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी वाशिंगटन। अब जो आपका वर्ल्ड बैंक है, जो आपको पता ही होगा वर्ल्ड बैंक है, ये किससे मिलके बनता है, जो आपका ये इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है और प्लस IMF, तो इन दोनों को मिला के हम क्या बोल देते हैं, वर्ल्ड बैंक बोल देते हैं। तो जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वो है वॉशिंगटन में। 80 है, RBI इशूज करेंसी नोट्स अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो RBI है वो करेंसी नोट्स किसके अगेंस्ट देता है, गोल्ड के अगेंस्ट भी दे देता है, फॉरेन सिक्योरिटी के भी देता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी के भी दे देता है। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑल ऑफ दिस। 80 का जो राइट आंसर वो है ऑल ऑफ दिस। 81 है, द जेट स्ट्रीम इज फाउंड इन द। तो जो जेट स्ट्रीम है, अब ज्योग्राफी के क्वेश्चन आके आपके इंडियन ज्योग्राफी के, अब कुछ इंडियन ज्योग्राफी क्वेश्चन देखते हैं। तो जेट स्ट्रीम कहाँ पर पाई जाती है, ट्रोपोस्फेयर में, मिजोस्फेयर में, आइनोस्फेयर में या हाइड्रोस्फेयर में। तो 81 का जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, वो है ट्रोपोस्फेयर में। जेट स्ट्रीम कहाँ होती है, ट्रोपोस्फेयर में। 82 है, द टाइड एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज नोन एज। जो टाइड है वो अपनी उच्चतम ऊंचाई पर क्या कहलाती है, तो इक्विनॉक्स, नीप टाइड, स्प्रिंग टाइड या सुनामी। तो 82 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी स्प्रिंग टाइड। तो टाइड एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज नोन एज स्प्रिंग टाइड। 83 है, डेज एंड नाइट आर कॉज्ड बाय। जो पृथ्वी में दिन और रात होता है वो किस वजह से होता है, रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, इंक्लेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस, नन ऑफ दिस। तो 83 का जो राइट आंसर है वो क्या है, रोटेशन। तो जो अर्थ की रोटेशन होती है उसकी एक्सिस के अराउंड, उसकी वजह से जो पृथ्वी है उसमें दिन रात होती है। 84 है, व्हाट इज ट्रू विथ रिगार्ड टू जेट स्ट्रीम। तो जो जेट प्रवाह के संदर्भ में कौन सा सही है। ऑप्शन क्या दिए हैं, ऑप्शन हमें दे रखे हैं, हाई वेलोसिटी विंड्स ब्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ब्लो इन द अपर ट्रोपोस्फेयर नियर द ट्रोपोस्फेयर, ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ दिस। जो जेट स्ट्रीम होती है वो कैसी होती है, हाई वेलोसिटी विंड्स भी होती है, वेस्ट से ईस्ट को ब्लो करती है, और जो कहाँ पर ब्लो करती है, जो आपका ट्रोपोस्फेयर होता है वहाँ पर ब्लो करती है। तो ऑल ऑफ दिस इसका सही है। 84 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी। 85 है, विच विंड्स चेंजेस इट्स डायरेक्शन विद द चेंज ऑफ सीजन। तो कौन सी हवा उसकी दिशा मौसम के बदलने के साथ बदलती है। तो रिकरिंग ट्रैप्ड विंड्स, मॉनसून विंड्स, पोलार विंड्स या साइक्लोनिक विंड्स। तो 85 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी मॉनसून विंड्स। ठीक है, जो मॉनसून हवाएं होती है वो अपना जो डायरेक्शन होती है वो सीजन के साथ चेंज करती है। 86 है, टाइड्स आर कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द। तो ये क्वेश्चन भी HPSSC में आया हुआ है। जो आपकी टाइड्स होती है वो किसके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होती है, अर्थ ऑन द मून, अर्थ ऑन द सन, सन एंड मून ऑन द अर्थ या नन ऑफ दिस।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है सन एंड मून ऑन द अर्थ। तो जो सन एंड मून का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है अर्थ पे, उसकी वजह से टाइड्स होती है। तो 86 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। 87 है पाक स्टेट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम। तो जो पाक स्टेट है वो इंडिया को किससे सेपरेट करता है, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से या मालदीव से। तो ऑप्शन 87 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, वो है ऑप्शन सी श्रीलंका। तो पाक स्टेट किसे इंडिया से अलग करता है, श्रीलंका से। 88 है विंड्स ब्लोइंग कॉन्स्टेंटली इन वन डायरेक्शन इन रॉकी डेजर्ट्स फॉर्म। तो जो विंड्स होती है वो कॉन्स्टेंटली एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है रॉकी डेजर्ट्स में, वो क्या फॉर्म करती है, तो चिमनीज, मशरूम रॉक्स, यारदांग्स या नन ऑफ दिस। अब इस टाइप का क्वेश्चन आप बुक में देखोगे तो मुश्किल ही रेयरली आपको मिलेगा, मगर अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर कर लोगे एचपीएससी के तो कभी कभार वो क्या करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन उठा के डाल देते हैं। आप उनका पैटर्न देखोगे तो 60% जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर पेपर से ही आते हैं। तो ऐसा है, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर पेपर पक्का कर लेना सारे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो अब ऐसे आप इसे कर ही नहीं पाते क्योंकि बुक में तो आपको रेयरली इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। तो अगर आपने अगर प्रीवियस ईयर पेपर करे होते सारे तो आप इसका जल्दी से आंसर कर लेते। तो इसको क्या बोलते हैं, विंड्स ब्लोइंग कॉन्स्टेंटली इन वन डायरेक्शन इन रॉकी डेजर्ट्स फ्रॉम यारदांग्स। 89 है द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जो इंडिया का एरिया है वो कितना मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, तो वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख के बराबर होता है, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 89 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। 90 है विच इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सा इंडिया का स्टेट है जो किसी भी और कंट्री को टच नहीं करता। तो एचपी करता है, यूपी भी करता है, बिहार भी करता है, एमपी नहीं करता किसी को भी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी एमपी। एमपी किसी भी जो इंटरनेशनल कंट्री है उसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता। 91 है विच इज़ द लार्जेस्ट इरिगेशनल कैनल इन इंडिया। तो कौन सी है सबसे बड़ी सिंचाई योजना, यमुना कैनल, इंदिरा गांधी कैनल, सिरहंद कैनल या अपर बोरीमदोब कैनल। तो 91 का जो राइट आंसर वो है इंदिरा गांधी कैनल। तो भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है, वो है इंदिरा गांधी कैनल। 92 है दिल्ली गेट्स विंटर रेनफॉल ड्यू टू। तो दिल्ली में जो विंटर रेनफॉल आती है वो किस वजह से आती है, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से, नॉर्थ वेस्ट मानसून की वजह से या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से या नन ऑफ दिस। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो दिल्ली में विंटर रेनफॉल किसकी वजह से होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। 93 है द टाइफून्स आर मोर फ्रिक्वेंटली एक्सपीरियंस्ड इन द। तो टाइफून सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं, नॉर्थ सी में आते हैं, वेस्ट इंडीज आइसलैंड में आते हैं, फिलीपींस आइसलैंड में आते हैं या लैकेडिव आइसलैंड में आते हैं। तो 93 का जो राइट आंसर है वो है फिलीपींस आइसलैंड। फिलीपींस आइसलैंड में बहुत ज़्यादा टाइफून आते हैं। 94 है व्हाट इज़ द एवरेज सॉल्ट कंटेंट इन अ लीटर ऑफ सी वाटर। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े रेयर ही है, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर करे होंगे तभी आप कर पाओगे, तभी मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर करके जाना। और मैंने जो स्टडी मटेरियल बनाया है आपके लिए उसमें मैंने 100 प्रीवियस ईयर पेपर डाल रखे हैं हर एक एग्जाम के। तो ऐसा पूरा एकदम सफिशिएंट मटेरियल बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, बस एक बार डिटेल ले लो, आपको सारी चीज़ें पता लग जाएगी उसमें क्या क्या मिलेगा। 94 है व्हाट इज़ द एवरेज सॉल्ट कंटेंट इन अ लीटर ऑफ सी वाटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन हमें दिए 32 ग्राम, 35 ग्राम, 40 ग्राम, 42 ग्राम। तो 94 का जो आपका राइट आंसर है वो है 35 ग्राम। कितना होता है एवरेज, 35 ग्राम होता है जो आपका सॉल्ट कंटेंट होता है 1 लीटर ऑफ वाटर में, सी वाटर में। 95 है रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी आर कनेक्टेड बाय। जो रेड सी है, मेडिटेरेनियन सी है, वो किससे कनेक्टेड है, ब्लैक सी से, इंग्लिश चैनल से, पनामा कैनल से, स्विज कैनल से। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है, कौन जोड़ता है, वो जोड़ता है स्विज नहर, ठीक है, स्विज कैनल है, ये जोड़ती है रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को। 96 है द ड्राइस्ट प्लेस इन इंडिया इज। तो भारत में सर्वाधिक शुष्क जगह है जैसलमेर, लेह, बर्मा या बीकानेर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी लेह, ठीक है, जो लेह है वो ड्राइस्ट प्लेस है इंडिया में। 97 है विच स्टेट इन इंडिया इज नोन एज राइस बॉल। तो भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है, ऑप्शन दिए केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो 97 का राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को क्या बोला जाता है, चावल का कटोरा, ठीक है, भारत का चावल का कटोरा बोला जाता है। 98 है मार्बल इज मेनली फाउंड इन। तो मार्बल कहाँ मिलता है, एचपी में मिलता है, कर्नाटक में, यूपी में, राजस्थान। तो संगमरमर मुख्य रूप से पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, 98 का जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा, वो है राजस्थान। तो राजस्थान में जो संगमरमर है वो मुख्य रूप से पाया जाता है। द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू।
तो जो आपकी भूमध्य रेखा है वो किससे नहीं गुजरती, कौन सी कंट्री से? कीनिया से नहीं गुजरती, मैक्सिको से, या इंडोनेशिया, या ब्राज़ील? तो 99 का जो आपका राइट आंसर है वो क्या है? मैक्सिको। तो मैक्सिको जो कंट्री है उससे इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। विल्ड इज़ अ ग्रासलैंड ऑफ विच कंट्री? तो जो विल्ड है किस देश के घास के मैदान है? ऑस्ट्रेलिया के है, न्यूजीलैंड के, हंगरी के, साउथ अफ्रीका के? 100 का जो राइट आंसर है वो है साउथ अफ्रीका। तो विल्ड कहाँ की ग्रासलैंड है? वो है साउथ अफ्रीका के। 101 है विच इज़ अ वार्म ओशन करंट? तो इनमें से कौन सी एक गर्म समुद्री धारा है? तो ऑप्शन हमें क्या दिए हैं? ऑप्शन दिए हैं कैलिफोर्निया करंट, लेब्राडोर करंट, ओशियो करंट, या कुर्शियो करंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कुर्शियो करंट, ऑप्शन डी। ठीक है, विच इज़ अ वार्म करंट, ये है कुर्शियो करंट। 102 है द नर्मदा रिवर ऑरिजिनेट्स इन? तो जो नर्मदा नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? महाराष्ट्र से होता है, महाराष्ट्र से, गुजरात से, एमपी से, या हिमाचल प्रदेश से? तो जो नर्मदा है उसका उद्गम कहाँ से होता है? उसका होता है एमपी से यानी मध्य प्रदेश से। बद्रीनाथ इज लोकेटेड अलोंग विच रिवर? तो जो बद्रीनाथ है वो किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, शिप्रा, सरयू, अलकनंदा? 103 का जो राइट आंसर है वो है गंगा। तो बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। 104 है विच इज़ अ टाइडल पोर्ट? तो कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है? अब टाइडल पोर्ट क्या होता है? टाइडल पोर्ट होता है जैसे कोई पोर्ट है और समुंदर है, तो जो समुंदर का लेवल होगा अगर वो बढ़ेगा तो जो पोर्ट होगा उसका लेवल भी वैसे ही बढ़ेगा, तो उसके साथ रहता है। अगर जो आपका वाटर होगा जैसे सी वाटर होगा, वाटर लेवल इन ओशन, वो बढ़ेगा तो उसके साथ जो पोर्ट का वाटर लेवल है वो भी चेंज होगा, तो उसे टाइडल पोर्ट बोलते हैं। तो कौन सा है? मुंबई है, मरमगो है, पारादीप है, या कांडला है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी कांडला। तो जो कांडला है वो क्या है? वो एक टाइडल पोर्ट है। 105 है द एरिया ऑफ इंडिया इज हाउ मेनी टाइम्स लार्जर देन द एरिया ऑफ पाकिस्तान? तो जो पाकिस्तान के एरिया से कितना बड़ा है इंडिया का? ऑप्शन दिए 3 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 7 गुना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4 गुना। तो जो हमारी कंट्री का एरिया है वो पाकिस्तान से कितना बड़ा है? 4 गुना बड़ा है। 106 है विच रिवर डज नॉट फ्लो इन पंजाब? तो इनमें से कौन सी रिवर है वो पंजाब में फ्लो नहीं करती? सतलुज, रवि, ब्यास, ताप्ती? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है ताप्ती। ताप्ती है वो पंजाब में फ्लो नहीं करती यानी पंजाब से बहती नहीं है। 107 है द टोपोग्राफी ऑफ प्लेटो इज बेस्ट फॉर? तो जो पठार की स्थलाकृति है किसके लिए उत्तम होती है? फार्मिंग के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, माइनिंग के लिए, या हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, माइनिंग के लिए, खनन के लिए अच्छी होती है जो टोपोग्राफी होती है प्लेट्यू की यानी पठार की। 108 है विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट? तो कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका? 108 का जो आपका राइट आंसर है वो है गुजरात। तो गुजरात जो मूंगफली है उसका सबसे बड़ा उत्पादक है। कॉपर माइंस इन इंडिया आर लोकेटेड इन? तो भारत में जो तांबे की खदानें हैं वो कहाँ पर स्थित है? मयूरभंज, खेतरी, कोलर, धनबड़? तो 109 का जो राइट आंसर है वो है खेतरी। ठीक है, खेतरी में जो कॉपर माइंस है वो लोकेटेड है इंडिया में। 109 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। 110 है नाम दफ़ा नेशनल पार्क इज इन? तो जो नाम दफ़ा है वो कहाँ पर है राष्ट्रीय उद्यान? मिजोरम में है, मणिपुर में है, त्रिपुरा में है, अरुणाचल प्रदेश में? तो नाम दफ़ा नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो इंडियन जीके के हमारे अब सारे क्वेश्चन हो गए। अब हम साइंस का पार्ट करने वाले हैं। अब हम साइंस के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो 111वां क्वेश्चन है वॉशिंग सोडा इज द? तो वॉशिंग सोडा का जो आपका नाम है वो क्या है, किसे बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं यानी केमिकल नाम पूछा है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट को, या सोडियम बाइकार्बोनेट को? तो 111 का जो आपका राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट। तो वॉशिंग सोडा किसे बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं। अगर आपसे फॉर्मूला पूछ ले, फॉर्मूला भी आ सकता है Na2CO3। ठीक है, Na2CO3। तो जो वॉशिंग सोडा है उसका फॉर्मूला क्या है? Na2CO3। और किसे बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट को। तो देखिए यहाँ पर सोडियम भी है और कार्बोनेट भी है, तभी इसको केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट। 112 है विच इज प्रेजेंट इन लाइम वाटर? तो लाइम वाटर में क्या प्रेजेंट है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है? सबसे पहले तो आपको लाइम वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। केमिकल फॉर्मूला क्या होगा इसका? तो केमिकल फॉर्मूला है CaOH ब्रैकेट में और ट्वाइस। तो इससे आपको नाम भी पता लग गया होगा कि केमिकल नेम क्या है, वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड। तो विच इज़ प्रेजेंट इन लाइम वाटर? वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी। 113 है कॉन्वेक्स मिरर इज जनरली यूज्ड इन? तो जो कॉन्वेक्स मिरर है वो जनरली किस चीज़ में यूज़ होता है?
ऑप्शन दिए हैं सोलार कुकर्स, एप्थेल्मेटोस्कोप, रिफ्लेक्टर ऑफ हेडलाइट या रियर व्यू मिरर। तो जो कॉन्वेक्स मिरर है वो किस लिए यूज़ होता है, वो यूज़ होता है रियर व्यू मिरर में। तो जो गाड़ी होती है उसमें जो रियर व्यू मिरर होता है उसमें कौन सा यूज़ होता है, ये कॉन्वेक्स मिरर जनरली यूज़ होता है। तो 113 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी। साइंस के क्वेश्चन कर रहे हैं हम। 114 है ब्रास इज एन अलॉय ऑफ। तो पीतल है किसकी मिश्र धातु है, कॉपर प्लस जिंक है या कॉपर प्लस टिंक है या एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम है या नन ऑफ दिस। तो जो ब्रास होता है उसमें क्या होता है, कॉपर प्लस टिन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, यानी जो कॉपर होगा और टिन होगा, ठीक है। तो कॉपर और टिन होता है ब्रास में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विथ राइज इन टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड। तो क्या होगा, अगर जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड में क्या परिवर्तन आएगा, इंक्रीज होगी, ड्रॉप होगी, रिमेन द सेम या चेंजेस। तो 115 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो भी इंक्रीज होती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो टेम्परेचर और स्पीड है साउंड की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज होगी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 116 मोस्ट कॉमनली यूज ब्लीचिंग एजेंट इज। तो इसका ऑप्शन क्या दिए, एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड। तो मोस्ट कॉमनली यूज ब्लीचिंग एजेंट कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है 116 का वो है क्लोरीन। तो क्लोरीन मोस्ट यूज ब्लीचिंग एजेंट है। 117 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। तो अब हमें बताना है कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन हमें क्या दे रखे हैं, ऑप्शन हमें दे रखा है रस्टिंग ऑफ आयरन, टेम्परिंग ऑफ आयरन, मेल्टिंग ऑफ आयरन, बेंडिंग ऑफ आयरन। तो इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, ये एक केमिकल चेंज है यानी रासायनिक परिवर्तन है। 118 है एस्प्रिन इज द कॉमन नेम ऑफ। तो एस्प्रिन किसका नाम है, सिल्सिलिक एसिड का, मिथाइल सिल्सिलेट का, अस्टाइल सिल्सिलिक एसिड का या नन ऑफ दिस का। तो एस्प्रिन आपने खाई भी होगी, तो बुखार के लिए हम एस्प्रिन खाते हैं। तो एस्प्रिन का कॉमन नेम क्या है, वो है ऑप्शन सी एसिटाइल सिल्सिलिक एसिड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच फ्यूल कॉजेज मिनिमम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो इनमें से कौन सा फ्यूल है जो मिनिमम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट करता है। तो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, केरोसिन, हाइड्रोजन, कोल, डीजल। तो कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण कारित करता है, तो मिनिमम इन्वायरमेंट पोल्यूशन कौन सा करता है, हाइड्रोजन करता है। 119 का जो राइट आंसर है वो हाइड्रोजन, ये मिनिमम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट करता है। 120 है क्लोरोफॉर्म कैन बी यूज्ड एज। तो क्लोरोफॉर्म को कैसे यूज़ कर सकते हैं, एनाल्जेसिक की तरह, एनेस्थेटिक, एंटी मलेरियल या एंटीबायोटिक। तो 120 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी एनेस्थेटिक। तो एनेस्थेटिक मतलब क्या होगा, जैसे आपका उससे क्या होता है लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है। मान लीजिए आपकी कोई सर्जरी करना है तब आप क्लोरोफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। उससे आपकी जो सेंसेशन है आप उन्हें फील नहीं कर पाओगे, आपको पेन नहीं होगा, मतलब पेन से आपको प्रिवेंट करेगा, डिस्कम्फर्ट से आपको एक स्लीप इंड्यूस करेगा जो क्लोरोफॉर्म होता है। तो ये क्या होता है, एक एनेस्थेटिक होता है। 121 है अ लिक्विड ड्रॉप टेंड्स टू अज्यूम अ स्फेरिकल स्पेस बिकॉज। तो एक लिक्विड ड्रॉप स्फेरिकल शेप क्यों लेता है, किसकी वजह से, सरफेस टेंशन, विस्कोस फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या इलास्टिक फोर्स। तो जो लिक्विड ड्रॉप होती है जैसे एक पानी की बूंद होती है वो स्फेरिकल शेप क्यों लेती है, क्योंकि उस पर सरफेस टेंशन वर्क करती है, ठीक है। सरफेस टेंशन की वजह से वो जो है एक स्फेरिकल शेप ले लेती है। 122 है मिल्क डज नॉट कंटेन। तो मिल्क में क्या नहीं है, आयरन नहीं है, विटामिन सी नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है, ये बोथ ए एंड बी। तो मिल्क में क्या नहीं होता, आयरन भी नहीं होता और विटामिन सी भी नहीं होता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो आयरन और विटामिन सी मिल्क में नहीं होता, मैग्नीशियम होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बोथ ए एंड बी। 123 विच इज़ अ सिम्टम ऑफ हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया का लक्षण क्या है, नो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस, ये लॉस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो देखिए हीमोफीलिया ये किस रिलेटेड है, ये हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है, जो आपका बॉडी है उसमें हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है। तो विच इज़ अ सिम्टम ऑफ हीमोग्लोबिन, लॉस ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोफीलिया का सिम्टम क्या है, लॉस ऑफ हीमोग्लोबिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज ऑल्सो नोन एज। तो जो हृदय है उसका सिकुड़ना उसे क्या बोलते हैं, सिस्टोल बोलते हैं, अरिस्टोल बोलते हैं, डियास्टोल बोलते हैं, लब बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए सिस्टोल। तो जो हृदय का सिकुड़ना है उसे क्या बोलते हैं, सिस्टोल।
विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ फर्स्ट हाईली इफेक्टेड बाय न्यूक्लियर रेडिएशन। तो अगर न्यूक्लियर रेडिएशन होती है, जैसे आपको पता है यूएसए ने 1940 में जब बम गिराया था जापान में, न्यूक्लियर बम, तो उससे सबसे ज़्यादा क्या इफेक्ट होता है, जो आपकी स्किन होती है वो ज़्यादा इफेक्ट करती है, सबसे पहले उस पर इफेक्ट होता है। तो मोस्ट अफेक्टेड क्या होता है, वो होता है स्किन, ऑप्शन सी। ठीक है, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज फर्स्टली हाईली इफेक्टेड बाय न्यूक्लियर रेडिएशन, वो है स्किन, ऑप्शन सी। 126 है विच डिस्ट्रॉयज वर्न आउट आरबीसी इन ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर में बेकार आरबीसी को कौन नष्ट करता है, पेनक्रियास करता है, लिवर करता है, बोन मैरो या स्प्लीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्प्लीन। स्प्लीन जो है उसे क्या बोलते हैं, उसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं, क्योंकि यहीं पर नष्ट होते हैं जो आपके बेकार आरबीसी होते हैं। तो 126 का जो राइट आंसर है वो है स्प्लीन। एलर्जी इज ट्रीटेड बाय, तो अगर आपको एलर्जी होती है तो उसे उसका उपचार किससे किया जाता है, एलर्जन से, एनाल्जेसिक से, एंटीहिस्टामाइन से, एंटीपैरेटिक से। तो 127 का जो आपका राइट आंसर है वो है एंटीहिस्टामाइन। तो एलर्जी को किससे ट्रीट किया जाता है, एंटीहिस्टामाइन। 127 का राइट आंसर ऑप्शन सी। 128 है व्हाट आर द ब्लड कॉर्पस्यूल्स दैट हेल्प टू बिल्ड अप रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज। तो क्या बोलते हैं, ब्लड कॉप्सूल्स कौन सी होती है जो हमें जो डिसीज होती है उनसे प्रोटेक्ट करता है। लिसोसाइट्स होती है, मोनोसाइट्स होते हैं, न्यूट्रोफाइल्स होती है, लिम्फोसाइट्स होती है। तो 128 का जो राइट आंसर है वो है ल्यूसोसाइट्स। अब ये किसे बोलते हैं, ये बोलते हैं WBC को। जो आपके वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये आपको डिसीजेज से प्रोटेक्ट करते हैं, तो इन्हीं को ल्यूसोसाइट्स भी बोलते हैं। तो 128 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। 129 है सेल्फ पॉलिनेशन। तो जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो क्या करेगी, उससे क्या होगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन विल लीड टू इनब्रीडिंग, रेयर ब्रीडिंग, ओवर ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग। तो इसका जो राइट आंसर वो है इनब्रीडिंग, यानी अंत प्रजनन। वाई कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉल्यूटेंट। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो एक पॉल्यूटेंट क्यों है, प्रदूषक क्यों है, क्योंकि ये रिएक्ट करता है हीमोग्लोबिन के साथ, मेक्स नर्व सिस्टम इनएक्टिव, इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, इट इनहिबिट्स ग्लाइकोसिस। तो 130 का जो आपका राइट आंसर है वो है रिएक्ट्स विथ हीमोग्लोबिन। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो एक पॉल्यूटेंट इसलिए क्योंकि वो हमारे जो खून है उसके साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, रिएक्ट्स विथ हीमोग्लोबिन। 131 है द डिवाइस यूज टू चेंज द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन। तो एक इलेक्ट्रिक फैन की अगर स्पीड चेंज करनी होगी तो उसके लिए कौन सा डिवाइस यूज होगा, एम्पलीफायर, रेगुलेटर, स्विच या रेक्टिफायर। तो इसका जो राइट आंसर है, सिंपल सा आंसर है, वो क्या ऑप्शन बी, रेगुलेटर। तो रेगुलेटर यूज होगा एक इलेक्ट्रिक फैन की जो स्पीड है उसको चेंज करने के लिए। तो अब तक आपको पेपर आसान से लग रहा होगा, इतना डिफिकल्ट है नहीं। कुछ क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ वो डिफिकल्ट होते हैं, तो वही है, आपको सिलेबस तो सबसे पहले पूरा कवर करना ही होगा एग्जाम देने के लिए। और आपको पता है 85 सीट्स है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और क्लर्क की जॉब अच्छी मानी जाती है, जो आपकी सेक्रेटरी क्लर्क की है उसमें आपको अलाउंस भी दिए जाते हैं, और अब सैलरी भी अच्छी हो गई है। तो ऐसा है, क्लर्क की जॉब मैं कहूँगा इस थर्ड क्लास में सबसे अच्छी मानी जाती है। तो इस बार अच्छे से मेहनत करना और एग्ज़ाम निकालने की पूरी कोशिश करना, और 200 में से 160 प्लस का टारगेट अपना रखना ही रखना, और मॉक टेस्ट देते रहना, ज़्यादा ही ज़्यादा देना, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ से लेना। कोई अगर फ्री दे रहा है, जैसे मैंने पिछला मॉक जो है वो फ्री बनाया था, तो आप उसे भी अटैम्प्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें भी 200 क्वेश्चन मिलेंगे आपको लेटेस्ट पैटर्न पे, तो डिस्क्रिप्शन में उसे भी अटैम्प्ट कर लेना। बाकी ये जो मॉक है इसकी PDF भी डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, बाकी आंसर मैं आपको सारे डिस्कस करना हूँ यहाँ पर। तो मॉक दीजिए, सिलेबस अपना कंप्लीट कर दीजिए, प्रीवियस से पेपर सारे देख लीजिए, और इस बार अच्छे से पेपर देना। 18 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है, कंपटीशन बहुत रहने वाला है क्योंकि 1 लाख बंदों ने भर रखा है एग्ज़ाम, तो ऐसा है, कम मत समझना किसी को भी। तो अपनी मेहनत पूरी रखना बस, बाकियों को तो चलो बाकी तो कर ही रहे, बस अपना एक टारगेट रखना कि 160 प्लस क्वेश्चन मैंने ठीक करने हैं, और 170 कर दिए तो वाह भाई वाह, तब तो आपके अच्छे चांसेस है सिलेक्शन के। बाकी 160 का टारगेट बना के रखना। 132 है प्रेजेंस ऑफ एक्सेस फ्लोरीन इन वाटर कॉजेज। तो जो पानी है उसमें एक्सेस फ्लोरीन होगा तो उससे क्या होगा, रिस्पिरेटरी डिसीज होगी, टूथ डिके होगा, डेंटल कैविटी होगी, या फ्लोरोसिस। तो उससे कौन सी डिसीज होगी, उससे होगा फ्लोरोसिस, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस फ्लोरीन। अब देखिए नाम भी थोड़ा मैच कर रहा है, फ्लोरीन और फ्लोरोसिस, ठीक है। तो अगर वाटर में एक्सेस फ्लोरीन होगा तो उससे क्या होगा, फ्लोरोसिस होगा। 133 क्वेश्चन है वर्मी कंपोस्टिंग इज डन बाय। तो जो वर्मी कंपोस्टिंग है वो किससे होती है, फंगस से, बैक्टीरिया से, वॉर्म्स से, या एनिमल से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वॉर्म्स, ठीक है। वर्मी कंपोस्टिंग किससे होती है, वॉर्म्स से होती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 134 है विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्फीबियन। तो कौन सा एम्फीबियन का एग्जाम्पल नहीं है। अब एम्फीबियन क्या होते हैं, जो पानी में भी जा सकते हैं, रह सकते हैं, जो आपके ज़मीन पे भी रह सकते हैं, उन दोनों क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस। तो कौन सा नहीं है, फ्रॉग तो रह सकता है पानी में भी, और क्या बोलते हैं ज़मीन पे भी, सी हॉर्स है, फिर एलिगेटर है, फिर टोड है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी हॉर्स। तो जो सी हॉर्स है ये एक तरह से फ़िश होती है,
तो ये पानी में रह सकती है, ज़मीन में नहीं रह सकती, तो ये एक एम्फीबियन नहीं है। तो 134 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। 135 है विच डिसीज इन इनहेरिटेबल। तो इनहेरिटेबल मतलब आपके अगर फादर को वो डिसीज़ है तो वो आपको भी हो सकती है, तो उसे इनहेरिटेबल बोलते हैं। तो कौन सी है? ल्यूकीमिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, मेलिजेंसी है या हेपेटाइटिस है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस मान लो अगर आपके फादर को, तो आपको भी इनहेरिट हो सकती है वो। 136 है प्लेग्रा इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। तो प्लेग्रा किस विटामिन के डिफिशियंसी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी3, विटामिन बी12 या विटामिन वी। तो विटामिन बी3 की कमी से कौन सी डिजीज होती है? प्लेग्रा। ठीक है, तो 136 का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी। 137 है द मोस्ट मेलेबल मेटल। तो मेलेबल क्या होता है? जैसे कोई मेटल है उसका मोड़ लोगे इजीली तो वो मेलेबल होता है उसका मतलब, तो कौन सा है? वो सिल्वर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, सोडियम है। तो मोस्ट मेलेबल क्या है? वो है गोल्ड। अब आप देखो गोल्ड की ज्वेलरी बनती है तो उसे किसी भी शेप में बनाते हैं बहुत ईजिली, तो द मोस्ट मेलेबल क्या है? वो है गोल्ड। तो 137 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। विच इज़ नॉट अ ग्लैंड। तो इनमें से ग्लैंड नहीं है, कौन सा नहीं है? अब ग्लैंड की अगर आपको मैं डेफिनेशन पूछूं ग्लैंड होता क्या है, तो ग्लैंड कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपके हार्मोन सेक्रेट करता है। तो इनमें से कौन सा ग्लैंड नहीं है? स्टमक, लिवर, किडनी, पेनक्रियाज। तो 138 का जो आपका राइट आंसर है वो है किडनी। किडनी ग्लैंड नहीं है, कोई हार्मोन सेक्रेट नहीं करता, ये आपका जो ब्लड होता है उसे फिल्टर करता है, तो ऐसे काम करता है, मतलब हार्मोन कोई सेक्रेट नहीं करता, इसलिए इसे ग्लैंड की कैटेगरी में नहीं डालते हैं। तो विच इज़ नॉट अ ग्लैंड, किडनी आपका इसका राइट आंसर होगा। 139 है डेसिबल इज अ यूनिट यूज्ड फॉर। तो डेसिबल किसकी यूनिट है? स्पीड ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ हाइट, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी। तो डेसिबल किसकी यूनिट है? ये है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। 139 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड की जो यूनिट है वो क्या है? वो है डेसिबल। 140 है हु इन्वेंटेड रेडार। तो रेडार था, उसकी इन्वेंशन किसने की है? रॉबर्ट वॉटसन वाट, मैक्स प्लंक, एच डेवी, हेनरी बेकरल। तो 140 का जो राइट आंसर है वो है रॉबर्ट वॉटसन। तो जो रॉबर्ट वॉटसन वाट है इन्होंने रेडार की इन्वेंशन की है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट सेक्शन आ गया। नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है? ये है हमारा रीजनिंग का सेक्शन। तो चलिए रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। 141 क्वेश्चन है, एक्टिंग थिएटर से रिलेटेड है, तो गैमलिंग किससे रिलेटेड होगी? अब एक्टिंग थिएटर में होती है तो गैमलिंग कहाँ होती है? ये होती है कसिनो में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो जो एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क का पेपर होगा उसमें आपकी रीजनिंग और मैथ मिक्स टाइप ही आती है, तो लगभग 15-20 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो उसमें मैथ और रीजनिंग मिक्स ही होगी, मैथ की भी थोड़े क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं है मैथ नहीं आएगी बिल्कुल ही, मगर ईजी क्वेश्चन आते हैं, इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं। बाकी अगर प्रीवियस ईयर पेपर के सारे रीजनिंग के क्वेश्चन कर लोगे तो उससे भी कवर हो जाएगी, और थोड़े बहुत मैथ के क्वेश्चन देख लेना कि किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, तो इसमें आपको सेक्शन में इतनी दिक्कत आएगी नहीं। मैं जल्दी जल्दी आपके साथ डिस्कस करूँगा क्योंकि थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है और इतनी लंबी वीडियो कोई देखना पसंद करता नहीं है, तो ऐसे थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। 142 है बी इक्वल टू 2 है, बैग इक्वल टू 10 है, तो बॉक्स किसके इक्वल होगा? अब देखोगे आप, अगर आप अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ लिखोगे एग्जाम से पहले ज़रूर लिख लेना, क्योंकि अगर रीजनिंग आ रही है तो समझो ये बहुत काम आती है ये चीज़। ए बी सी डी ई ऐसे लिख के ना उसे नंबरिंग कर देना 1 2 3 4 5, उससे आपकी बड़ी हेल्प होगी। अब देखो बी की जो नंबरिंग है वो क्या है? 2, तो B2 हो गया। अगर आप बैग की देखोगे, जो बैग है बी की नंबरिंग कितनी है? 2 है। ए कौन सी पोजीशन में? 1 में है। जो आपका जी होगा वो कौन सी पोजीशन में होगा? 7 में। तो 2 + 1 + 7 कितना हो गया? 10 हो गया। वैसे बॉक्स लिखा है, बॉक्स लिखा है जो, तो बॉक्स की आप अल्फ़ाबेटिक सीरीज में नंबरिंग देखोगे, बी की पोजीशन क्या है? 2 आएगी, ओ की क्या आएगी? 15 आएगी, और एक्स की 24। इसको जब प्लस करोगे तो 41 आंसर आ जाएगा, तो 41 इसका राइट आंसर है। तो जो अल्फ़ाबेटिक सीरीज है ज़रूर लिख लेना, बहुत ही हेल्प करती है एग्जाम में। अब आपको मिसिंग लेटर फाउंड करना है इसमें, तो अब इसकी मैं टेक्निक बता देता हूँ आपको। पहले तो सेम लिखना है, जैसे डैश दे रखा है, डैश ए डैश बी ए डैश बी डैश ए बी, फिर डैश है, फिर ए और बी, फिर लेटर गिन लो कितने आपके अल्फ़ाबेट हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है। तो 16 को किससे डिवाइड कर सकते हो? आप 4 से डिवाइड कर सकते हो, या फिर 8 से। पहले 4 से करके देखते हैं, जो सबसे छोटा होगा आपका। तो 4 से अगर आप करोगे, 4 के बाद एक लाइन डाल दो, फिर 4 के बाद एक लाइन डाल दो, फिर 4 के बाद एक लाइन डाल दो। अब देखो यहाँ पर बी था तो यहाँ पर भी बी होगा, यहाँ पर आपका लास्ट में बी था तो यहाँ पर भी बी होगा, यहाँ पर आपका ए है तो यहाँ ए आएगा। तो वैसे आपको मैच करना है, यहाँ पर ए था जैसे यहाँ पर भी ए आ जाएगा, और लास्ट में देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, यहाँ पर बी था ना यहाँ पर, तो यहाँ पर भी बी होगा। तो ऐसे आपको मैच करना है। अब सारे सेम हो गए, बी ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए बी, पूरी एकदम सीरीज आपकी बन गई। तो 143 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो 4 4 में डिवाइड कर देना, इससे आपको पता लग जाएगा कौन सा कहाँ पर आएगा। तो इतना कुछ टाइम लगेगा इनको करने में। विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, तो आपको बताना है कौन सा अलग है औरों से।
तो इसको कैसे फाउंड करोगे? देखिए 21 है, 23 है, 29 है, 31। अब 23 देखो एक प्राइम नंबर है, ये अपनी टेबल में आएगा या 1 की टेबल और किसी टेबल में नहीं आएगा। 29 भी एक प्राइम नंबर है, 31 भी है, बट 21 है ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 7 की टेबल में आ रहा है 7 3 जा 21 हो गया, 3 की टेबल में आ रहा है 3 इंटू 7 21 हो गया, अपनी टेबल में भी आएगा तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, ठीक है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, वो है ऑप्शन ए 21। अब 145 क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ अ सन एंड फादर इज 1:4। आफ्टर 9 ईयर्स द रेशियो विल बी 2:5। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द सन? तो कह रहा है एक पुत्र और पिता की आयु का अनुपात 1:4 है, 9 वर्ष बाद अनुपात 2:5 होगा, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ऑप्शन से ही कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 10 दिया है तो हमें पहले पता है रेशियो कितना है पहला प्रेजेंट का, वो है 1:4। तो यहाँ 10 है, तो जो अगला पुत्र है उसकी अगर 10 उम्र है, 10 साल उम्र है, तो जो फादर होगा उसकी 40 साल होगी। अब 9 साल बाद बोला तो 9 ऐड कर दो, तो वो कितना होगा 19 और 49। अब इसको आप अनुपात देखोगे 2:5 आना चाहिए, नहीं आ रहा, तो ये आपका कट गया ऑप्शन। दूसरा देखते हैं, 8 साल है बच्ची की उम्र, तो 4:4 से इंटू कर दो, 16 24 32, तो जो फादर होगा उसकी 32 उम्र होगी। अब इनमें 9 ऐड कर दो, 8 + 9 कितना होता है? 8 + 9 हो गया 17, 32 + 9 हो गया 39। तो इसका भी जब आप रेशियो लोगे तो रेशियो 5 नहीं आएगा। अब आपका थर्ड ऑप्शन है, जो बच्चा है उसकी उम्र 9 है, फादर की क्या होगी? 4 से इंटू करो, 18 27 36, तो 36 हो गई। अब 9 ईयर बाद यानी 9 प्लस करो 9 में तो 18 हो गई, और 36 में आप 9 प्लस करोगे तो 45। अब इसका जब आप रेशियो लोगे 9 2 जा होता है 18 और 9 5 जा 45, तो 2:5 आ गया। तो ये आपका आंसर है ऑप्शन सी। तो ये मैंने आपका ऑप्शन से ही सॉल्व कर दिया। अगर आपको मैथ में दिक्कत आ रही है तो मेरी जो यूट्यूब चैनल है इसमें मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है 15 लेक्चर की मैथ सीरीज, उसमें आपको मैथ के सारे फंडे मिल जाएंगे, कैसे आपको क्वेश्चन करना है, ट्रिक्स के साथ जल्दी से आंसर कैसे फाइंड करना है। तो वो सीरीज़ देख लेना, अगर कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी एग्जाम दोगे मैथ में आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी उससे। 146 दिए, इन अ सर्टेन कोड स्टोव इज रिटन एज FNBLK, देन हाउ विल वोट्स बी रिटन इन दैट कोड? तो देखिए अब जैसे स्टोव है STOVE, इसको कैसे लिखा है? FNBLK, तो ऐसे लिखा हुआ है। अब इसमें आप देखोगे कोई ऐसा कुछ है नहीं, अगर अल्फ़ाबेटिक सीरीज से कोई रिलेशन है, बस ये सीधी सी बात है, S की वैल्यू F होगी, E की वैल्यू K है, V की वैल्यू L है, ऐसे है। तो आपको बताना है वोट्स को कैसे लिखेंगे, जो वोट्स है वो कैसे लिखा होगा उस लैंग्वेज में। तो देखिए वोट्स की V V की वैल्यू क्या है? L, तो सबसे पहले L होगा, फिर O लिखा है, O की वैल्यू क्या है? B दे रखी है, तो B होगा, LB। अब देखिए ऑप्शन बी LB पूरा फाइंड करने की जरूरत नहीं है, LB आ गया, तो ये हमारा आंसर है ऑप्शन बी। 146 का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो पूरा सॉल्व भी नहीं करना, एक बार ऑप्शन देख लेना, अगर पहली आंसर मिल गया तो उससे वहीं फाइंड कर लेना। 147 है, हमें नेक्स्ट टर्म बतानी है कौन सी आएगी, तो ये भी आपका अल्फाबेटिक सीरीज से होगा, अगर आपने लिखी होगी, मैंने आपको बोला एग्जाम से पहले लिख देना, EBCDEFGHIJ। अब देखोगे यहाँ पर क्या लिखा है? BEH, तो BE 2 छोड़ के H आए, फिर 2 छोड़ोगे फिर H आएगा, B के बाद 2 छोड़ के E, फिर 2 छोड़ के H, फिर पूरी लिख देता हूँ थोड़ी सी, EBCDEFGHIJKLM ऐसे, ठीक है। फिर अगला क्या है? KNQ, तो देखिए 2 छोड़ के फिर यहाँ पर 2 छोड़ा, फिर K, फिर M के बाद N, ऐसे 2 2 छोड़ के आ रहा है। तो इसका जो आपका राइट आंसर आएगा 147 का, वो क्या आएगा? SCFI, ठीक है। तो जो आपकी अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ है उसे देख लेना, आपका आंसर मिल जाएगा इससे आपको। अब आपको क्वेश्चन दिया है, द एवरेज एज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन एन एग्जामिनेशन बाय 8 स्टूडेंट वॉज 51 एंड बाय 9 अदर स्टूडेंट वॉज 68, द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल 17 स्टूडेंट वॉज। तो एक परीक्षा में 8 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है, 9 अन्य छात्रों द्वारा 68 आया था, तो सभी 17 छात्रों का औसत क्या होगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? 148 वाला, इसमें आपने क्या करना है, जो आपके पहले 8 स्टूडेंट थे उनकी औसत कितनी है? 51 थी, तो 51 इंटू 8 कर दो, ये कितना होगा? ये होगा आपका 408। फिर क्या करो, अगले जो 9 स्टूडेंट है उनकी औसत कितनी है? 68, तो 68 इंटू 9 करो, आपको उनके टोटल नंबर पता लग जाएंगे इससे। तो 68 इंटू 9 होता है 612। अब आपको जो 17 स्टूडेंट है उनके सबके टोटल नंबर पता लग जाएंगे, इन्हें ऐड करोगे तो 1020 आएगा, तो टोटल नंबर है 1020 उनके। और इसको डिवाइड किससे करना है? टोटल स्टूडेंट कितने? 17। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आना चाहिए? वो आएगा 60, तो 60 इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो 148 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। फिर है A and B together can complete a work in 21 days. If A takes 48 days to complete the work alone, how many days will B take to complete the same work alone?
तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य 21 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए अकेला कार्य को पूरा करने में 42 दिन लेता है तो बी अकेला कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा। तो देखिए एक दिन का वर्क कितना हुआ, जो ए है वो 42 दिन में करा है तो उनका एक दिन का हुआ 1/42। बी का हमें पता नहीं तो 1/b लिख दो, और टोटल कितना है 1/21, यानी दोनों मिलके 1/21 और 21 में दिन में कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करना है आपको। इसको सॉल्व कैसे करोगे, 1/b को इस साइड ले चलो, इसी साइड रहने दो, और दूसरी साइड क्या था 1/21। इसमें से जब इस ये 1/42 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1/42। इसका जब एलसीएम लोगे नीचे 42 आएगा और ऊपर 2 - 1, तो ये आएगा 1/42। तो ए होगा वो कितने दिन में करेगा, वो भी 42 दिन में ही करेगा। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी। तो अभी तो आपको वो थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा। मैंने बोला आपको मैथ की मैंने पूरी सीरीज़ बना रखी है, उसे देख लेना अगर मैथ में आपको थोड़ी भी दिक्कत है। बाकी अभी मैं जल्दी जल्दी आपको करा रहा हूँ क्योंकि 200 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है आज का जो वीडियो है। 150 है। इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स महेश इज 8th फ्रॉम द टॉप, हिमांश इज 20 फ्रॉम बॉटम, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर बिटवीन महेश एंड हिमांश। तो वो कह रहा है 50 छात्रों की कक्षा में जो महेश है वो शीर्ष से 8वां है और हिमेश है वो नीचे से 20वां है। महेश और हिमेश के बीच मध्य कितने स्टूडेंट है। तो इसमें क्या करना है आपको, पहले महेश लिख लेते हैं। जो महेश है उसकी पोजीशन टॉप से कितनी है, 8th है, ठीक है। अब हम जो हिमेश है उसकी भी टॉप से निकालेंगे। हमें तो बॉटम से दिए कि 20 है, तो टॉप से निकालने का तरीका है 50 स्टूडेंट है क्लास में, -20 करो उसकी बॉटम से पोजीशन और +1 कर दो। तो 50 में से 20 के 30 बचा, +1 31, तो उसकी टॉप से पोजीशन क्या होगी 31 होगी। अब आपने देखना है 8 से 31 के बीच में कितने स्टूडेंट होंगे, तो या तो लिख के करना, वैसे इसकी भी ट्रिक होती है। अगर मैं आपको ट्रिक बताऊँ, आपने क्या करना है 31 - 8 करना है और उसमें से भी -1 कर देना, आपको पता लग जाएगा बीच में कितने स्टूडेंट है। तो बीच में आएंगे 22 स्टूडेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अब 151 बोले पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, अ वुमन सेज ही इज द फादर ऑफ माई ओनली डॉटर इन लॉ, फादर इन लॉ, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमन। तो कह रहा है एक फोटोग्राफ में एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि वह मेरी एकमात्र पुत्रवधु के ससुर के पिता है, वह पुरुष उस स्त्री से किस प्रकार संबंधित है। तो थोड़ा सा मुश्किल सा क्वेश्चन लग रहा है, चलो करते हैं इसको। अब क्या कह रहा है, एक वुमेन है, तो यहाँ चलिए ऐसे करता हूँ वुमेन लिखता हूँ। एक वुमेन है, वो एक मैन की तरफ इशारा करते हुए, तो मैन लिख लेते हैं, क्या कहती है, ही इज़ द फादर ऑफ माई ओनली डॉटर इन लॉ। तो डॉटर इन लॉ का मतलब क्या, यानी उसका कोई बेटा होगा, ठीक है, उसका कोई बेटा है, सन लिख लेते हैं, उसकी वाइफ, तो वो हुई उसकी डॉटर इन लॉ। फादर इन लॉ कह रहे हैं ही इज़ द फादर ऑफ माई ओनली डॉटर इन लॉ, फादर इन लॉ। तो थोड़ा हिंदी में देख लेते हैं, इससे ज़्यादा पसंद समझ आएगा। वह मेरी एकमात्र पुत्र वधु के ससुर का पिता है। तो जो पुत्र वधु हो गई वो उसके सन की पत्नी हो गई। उसका ससुर कौन हुआ, उसका ससुर कौन हुआ, इसका जो हस्बैंड होगा औरत का। तो क्या बोल रहे हैं, वह मेरी एकमात्र पुत्र वधु के ससुर का पिता है। तो ससुर का पिता मतलब उसके जो हस्बैंड होगा उसका फादर, ये जो मैन है उसका फादर है। तो जो औरत है उसके हस्बैंड का फादर है ये जो आदमी जिसकी तरफ वो बोल रही है। तो वो उसका क्या लगा, वो उसका लगा फादर इन लॉ, क्योंकि जो औरत है उसके पति का जो फादर हुआ वो उसका क्या लगेगा, वो उसका लगेगा ससुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फादर इन लॉ। 151 का जो राइट आंसर है फादर इन लॉ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है। 152 है, विच लेटर इज 8th टू द राइट ऑफ 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो कह रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं में से 8वां कौन सा अक्षर है। तो ऐसा होगा जब भी आपको राइट और लेफ्ट दिया हो, जैसे यहाँ पर दिया है कि 8th टू द राइट एंड 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, तो राइट और लेफ्ट जब भी दिया हो तो उनको ऐड कर देना। तो 8 + 7 कितना होता है, ये होता है 15। और जो आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसके पास जो दे रखा हो, जैसे लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो लेफ्ट से देखना, लेफ्ट से मतलब यहाँ से देखना आप लोग ABCD, यहाँ से आपका जो 15th लेटर होगा, 15th लेटर क्या आएगा, 152 का जो आपका राइट आंसर है वो है O। तो O इसका राइट आंसर का ऑप्शन है। तो A से आप स्टार्ट करके BCD करते हुए जो 15th लेटर आएगा वो आपको बताना है वो कौन सा, वो है O। 153 है, FI इज रिलेटेड टू KN इन द सेम वे PS इज रिलेटेड टू। तो अब इसमें भी आपको इंग्लिश जो आपके अल्फ़ाबेट है वो लिखे होते हैं आपने, ABCDEFGHIJKLMNO। अब देखिए FI इज रिलेटेड टू KN, तो ये F ये रहा, I ये रहा। अब ये किससे रिलेटेड है, K और N से। तो देखिए FI के बीच में 2 बनते, फिर एक छोड़ के जो अल्फ़ाबेट है, फिर K और N है। तो वैसे ही आप P और S का भी निकाल सकते हो, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ आपने अगर लिखी होगी। तो 153 का मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ।
जो 153 है उसका राइट आंसर है यूएक्स, ऑप्शन बी। 154 है, 154 क्या है? पॉपुलर इज कोडेड एज क्यू पी क्यू वी एम बी एस। अब ये पता क्या है इसमें, जैसे पॉपुलर लिखा है, जब पॉपुलर लिख लेता हूँ एक बार, ये क्यू पी क्यू वी एम बी एस कैसे बना? अब आप देखोगे जो P है उससे पहला अल्फ़ाबेट क्या है, उससे पहले क्या आता है, सॉरी P के बाद अल्फ़ाबेट क्या आता है, Q आता है, तो P के बाद Q आ गया। वैसे ही O के बाद क्या आएगा, O के बाद, O से पहले O के बाद जो लेटर आता है वो है P, P के बाद Q आता है, U के बाद जो लेटर आता है वो W आता है, L के बाद M आता है, A के बाद B आता है, R के बाद S आता है। तो ऐसे आपको जो आपका कोड है GBNVT उसका बताना है। हाउ वुड बी द कोड GBNVT, जो GBNPVT है ये कैसे कोड होगा? तो आपने क्या करना है, ये कोड ही बता दिया तो इससे पहले वाला लेना है आपको, जो इससे पहले आता है। तो G से पहले क्या आता है, G से पहले F आता है, तो F दे रखा है, ठीक है। B से पहले क्या आता है, A आता है, ठीक है, A भी दे रखा है। फिर है हमारा N, N से पहले क्या आता है, N से पहले M आता है, तो M भी दे रखा है। फिर है P, P से पहले क्या आता है, O आता है, तो ये भी है। फिर है V, V से पहले U आता है, तो U है। तो इसका जो राइट आंसर को ऑप्शन बी फेमस, ठीक है, फेमस बनेगा इसका। तो एक पहले का देखना है आपने। 155 है, PQRS आर प्लेइंग अ गेम ऑफ कैरम। तो कैरम का गेम खेल रहे, P और R पार्टनर है, S और Q पार्टनर है, ठीक है। S इज राइट ऑफ R हु इज़ फेसिंग वेस्ट। तो मान लो ये कैरम है, ठीक है। S इज राइट ऑफ R हु इज़ फेसिंग वेस्ट, तो वेस्ट को फेस कर रहा है, नॉर्थ एरी, वेस्ट एरा, सॉरी ईस्ट एरा, वेस्ट एरा, साउथ एरा। तो आर वेस्ट को फेस कर रहा है तो आर यहाँ पर होगा, ठीक है, आर यहाँ पर होगा क्योंकि ये वेस्ट को फेस कर रहा है इस साइड को। तो इसके राइट कौन है, इसके राइट में एस, तो इसके राइट में एस ये रहा ऊपर होगा। और इसमें बोला एस और क्यू पार्टनर है तो एस के सामने क्यू होगा, और पी और आर पार्टनर है तो पी के सामने आर होगा। तो क्यू कहाँ को फेस कर रहा है, क्यू नीचे है तो क्यू ऊपर को कर रहा है, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। 156 है, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ। तो हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ठंड से बचना, पछताना, बेकार बैठना, कड़ी मेहनत करना। तो हाथ मलना मुहावरे का मतलब होता है पछताना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 157 है, काम आना मुहावरे का अर्थ। तो काम आना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, मार देना, सावधान होना, युद्ध में मरना, या उपयोग होना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। काम आना का क्या मतलब होता है मुहावरे का, युद्ध में मरना। 158 है, महर्षि का संधि विच्छेद है। तो महर्षि का संधि विच्छेद बताना है आपको क्या होगा। तो 158 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ठीक है, महा प्लस ऋषि, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है दास का पर्यायवाची। तो दास का पर्यायवाची क्या होगा, एक तरह से सिनोनिम बोल दो। तो भक्त होगा, असुर होगा, किंकर होगा, असुर होगा। तो दास का जो पर्यायवाची है वो है ऑप्शन सी, किंकर। हिंदी तो वैसे इजी आती है, हिंदी में हमें इतनी दिक्कत आती नहीं, हिमाचल वालों को हिंदी उनकी अच्छी होती है, थोड़ी इंग्लिश में दिक्कत आती है, तो हिंदी तो कर लोगे आप, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। 160 क्या है, फ वर्ण का उच्चारण शब्द क्या है, तो क्या होगा, होस्ट है, कंठ है, तालु है, दांत है। तो फ जैसे फ बोलोगे तो क्या होठ का यूज है, तो होस्ट इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। खट्टा है, खट्टा का भावचक क्या बनेगा, तो खटाई बनेगा, खट्टा बनेगा, खट्टापन बनेगा, या खाटपन बनेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है खट्टापन, ठीक है। 161 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। जो प्रतिज्ञा भय को दूर करती हो के लिए एक शब्द। तो जो प्रतिज्ञा भय को दूर करती है उसे क्या बोलेंगे, भयदान, अटल, अटल बोलेंगे, भयभीत बोलेंगे, या अभेदान बोलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। तो जो हिंदी है उसमें आपके कुछ ही टॉपिक होते हैं, जैसे पर्यायवाची हो गए, विलोम हो गए, एक शब्द हो गए, ये टॉपिक बेसिक से टॉपिक एग्जाम में आएंगे, तो इनको कवर कर लेना। बाकी ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ तो आता नहीं है, टॉपिक आपके लिमिटेड ही हैं। तो जो प्रतिज्ञा भय को दूर करे, वन वर्ड बताना था, तो अभिधान होती है, ऑप्शन डी। अल्प का विलोम क्या है, तो अल्प का विलोम क्या होगा, अति होगा, इति होगा, श्रेष्ठ होगा, बड़ा होगा। तो अल्प क्या होगा, अल्प कम हो गया, तो कम का अपोजिट क्या होगा, वो होगा ज़्यादा, तो अति होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 164 है, देशभक्ति शब्द में समास है। तो देशभक्ति है उसमें समास कौन सा होगा, ऑप्शन क्या दिए, अविभाव, दंत, द्विगु, या तत्पुरुष। तो देशभक्ति का मतलब क्या है, देश के लिए भक्ति, तो इसमें कौन सा समास हुआ, तत्पुरुष, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 165 है, माँ बाप में समास है। तो माँ बाप में कौन सा होगा, बहुव्रीहि होगा, तत्पुरुष होगा, अविवाह होगा, या द्वंद्व होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है द्वंद्व। अब द्वंद्व समास कैसे होता है, जैसे रात दिन हो गया, वो भी द्वंद्व हो गया, तो माँ बाप क्या होगा, ये भी द्वंद्व समास हो गया। 166 है, लिखाई शब्द में प्रत्यय क्या है, तो ई है, ली है, वाई है, या आई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, लिखाई। तो लिखाई में प्रत्यय क्या होगा, प्रत्यय लास्ट में होता है तो आई, अगर उपसर्ग बोलता है तो स्टार्टिंग में होता है। तो 160 का जो राइट आंसर ऑप्शन डी है। 167 क्या है, शुद्ध वाक्य है। तो उसको देखे ही, उसको भी देखे हो, उसे देखा है, इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध वाक्य क्या हो, उसे देखा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 168 है, चंचल का स्त्रीलिंग है। चंचल का स्त्रीलिंग क्या है, चंचल,
चाचली, चंचला, चंचलो, तो इसका जो राइट आंसर है वो है चंचला। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 169 है, शुद्ध शब्द छांटिए। शुद्ध शब्द कौन सा है? अनुशंसा, निरोग, आशीर्वाद या श्रीमती। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, अनुशंसा ये शुद्ध है, मतलब सही शब्द है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे किसी की सिफारिश करना। ठीक है, तो अनुशंसा शुद्ध शब्द है। 170 है, परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए परिणामवाचक विशेषण क्या होते हैं। तो परिणाम जो होते हैं परिणामवाचक विशेषण, इसमें क्या होता है? जो मात्रा होती है, मतलब किसी चीज़ की मात्रा का पता चलता है। तो ऑप्शन क्या देखें? 10 लीटर दूध, 2 दर्जन किलो केले, 1000 पेड़, 10 विद्यार्थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 10 लीटर दूध। तो देखिए किसी चीज़ की मात्रा का पता लग रहा है, 10 लीटर दूध है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अब हमारा इंग्लिश का सेक्शन आ गया। चलिए इंग्लिश के क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द 4 गिवन ऑल्टरनेटिव्स चूज द वन विच करेक्टली स्टैंड्स फॉर ईच एक्सप्रेशन। तो हमें बताना है वन वर्ड एक तरह से। अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन प्लेइंग टुगेदर फॉर्म क्या होता है? तो अगर एक ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस हैं जो गाना बजा रहे हैं एक साथ, तो क्या होते हैं? ट्रॉप होते हैं, ऑर्केस्ट्रा होता है, कोरस होता है, ऑडियंस होता है। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑर्केस्ट्रा। फिर है अ वुमन हु यूजेज हर चार्म टू एक्सप्लॉइट मैन। तो ये क्या होगा? वैम्प होगी, कोकेट होगा, फ्लर्ट होगा, स्लाई होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए वैम्प। वैम्प बोलते हैं अगर कोई वुमन अपना चार्म यूज़ करती है किसी मैन को एक्सप्लॉइट करने के लिए। 173 है, अ स्मॉल एनक्लोजर फॉर शीप, पोल्ट्री एक्सेट्रा। तो उसे क्या बोलते हैं? एक स्मॉल एनक्लोजर होता है शीप और पोल्ट्री के लिए। कैनल बोलते हैं, स्टेबल बोलते हैं, पेन बोलते हैं, होल बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी पेन। ठीक है, पेन बोलते हैं उसको। फिर चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रॉम द 4 गिवन ऑल्टरनेटिव्स। तो इडियम है, हमें इसका मतलब बताना है। अब फाइदर इन द कैप, इसका क्या मतलब होता है? टू बी रिलक्टेंट, टू रियली फुलिश मैन, अ रियली फुलिश मैन, टू बी क्रूअल, अ वेरी गुड अचीवमेंट। तो अ फेदर इन कैप का मतलब क्या होता है? अ वेरी गुड अचीवमेंट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इन द पिंक ऑफ हेल्थ, इसका क्या मतलब होता है? टू बी सिक, टू बी फिट एंड फाइंड, वेरी थिन एंड लीन, नोटा। तो इसका जो मतलब होता है वो होता है टू बी फिट एंड फाइंड। अ ग्रे डे, अ ग्रे डे का मतलब होता है अ हैप्पी डे, अ सैड डे, क्लाउडी और ह्यूमिड डे, सनी एंड क्लियर डे। तो अ ग्रे डे का मतलब होता है अ सैड डे। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो आपको स्पेलिंग बतानी है। डिफेंस की स्पेलिंग क्या होती है? तो 177 का जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा? सी। डिफेंस की स्पेलिंग होती है DEFIANCE। अगर आपसे कोई मतलब पूछे इसका क्या होता है, तो इसका मतलब है ओपन रिफ्यूजल टू ओबे समबडी। मतलब आप मतलब मना ही कर रहे हो सीधे तरीके से, अगर कोई किसी चीज़ को आपको करने को बोल रहा है कोई। तो फिर है 178, 170 इलिसिट। इलिसिट की जो स्पेलिंग होती है वो क्या होती है? 178 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, ILLICIT। इलिसिट का मतलब होता है जैसे कोई एक्टिविटी जो लॉ के द्वारा अलाउड नहीं होती। फिर है असेंट्रिक। असेंट्रिक की सही स्पेलिंग 179 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ECCENTRIC। तो एसेंट्रिक का मतलब होता है स्ट्रेंज और अनयूजुअल बिहेवियर। जैसे आप किसी को सनकी बोल रहे हो तो उसको आप एसेंट्रिक बोलोगे। तो ये इसकी सही स्पेलिंग है। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स टू कंप्लीट द प्रोवर्ब। तो प्रोवर्ब को कंप्लीट करना है। लिविंग फ्रॉम हैंड टू, क्या आएगा यहाँ पर? हैंड, लेग, हेड, माउथ। तो लिविंग फ्रॉम हेड टू माउथ सुना ही होगा आपने, लिविंग फ्रॉम हेड टू माउथ। जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है वो कैसे देता है? लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ। जैसे हर महीने सैलरी आएगी तो उसी को खर्च करेगा पूरा, तो ऐसे ही प्रोवर्ब बना रखें, लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ। 181 है, एग्जाम्पल इज बेटर देन। यहाँ पर क्या आएगा आपका? एक्सपीरियंस आएगा, प्रोसेप्ट आएगा, थ्योरी आएगा, थीसिस आएगा। तो एग्जाम्पल इज बेटर देन 181 का जो आपका राइट आंसर है वो है थ्योरी। एग्जाम्पल इज बेटर देन थ्योरी। अब है डायमंड कट, डायमंड कट्स गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, प्लेटिनम। तो इसका आएगा डायमंड कट्स डायमंड। तो डायमंड को डायमंड ही काटता है। फिर है हमारा चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब आपको प्रेपोजिशन बताना है कौन सा आएगा। आई एम टायर्ड ऑफ वॉचिंग टीवी। अब मेरे मुंह से निकल गया, मतलब सेंटेंस ही इतना ईजी सा है, तो मुंह से बोलते हुए पता लग गया आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आई एम टायर्ड ऑफ वॉचिंग टीवी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर है 184, औरंगजेब वॉज डिवॉइड डैश पिटी। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट सा है, इसमें आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हो करने में। तो ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन आपने करे होंगे, तो क्योंकि प्रीवियस पेपर से भी डाल देते हैं, इंग्लिश का भी सेक्शन कोई भी क्वेश्चन डाल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो 184 का क्या है? इसमें आएगा ऑफ। औरंगजेब वॉज डिवाइड ऑफ पिटी। अब इसका आपको मतलब बताता हूँ मैं क्या होता है। जैसे जो औरंगजेब था वो मतलब दया नहीं करता था किसी में, तो औरंगजेब दया से रहित था। पिटी का मतलब क्या होता है? ये होता है दया। तो इसमें क्या आएगा? औरंगजेब वॉज डिवाइड ऑफ पिटी। 185 क्या है? ही हैज़ रिजाइंड हिमसेल्फ डैश हिज फेट। तो इसमें क्या आएगा? 185 का जो राइट आंसर है वो है बाय। ठीक है, ही हैज़ रिजाइंड हिमसेल्फ बाय हिज फेट।
नेक्स्ट है व्हाट इज़ द ऑफिशियल स्लोगन ऑफ द 2024 पेरिस ओलंपिक्स। तो जो पेरिस ओलंपिक्स है 2024 के, उनका क्या है स्लोगन, क्या है? तो इसका जो आपके ऑप्शन है वो है इंक्लूसिव एंड इम्प्रेसिव, गेम्स वाइड ओपन, ग्लोबल पार्टनरशिप, ब्रदरली एंड ब्यूटीफुल। तो 186 का जो राइट आंसर है वो है गेम्स वाइड ओपन। अब आपका करंट अफेयर का सेक्शन है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आएंगे आपको, और एग्ज़ाम सितंबर में, तो जनवरी से लेके अगस्त तक के, अगस्त 15 तक के सारे करंट अफेयर कर लेना, इतने आपके आ सकते हैं नॉर्मली। वन जो 187 है उसमें क्या बोल रहा है, फॉर द फर्स्ट टाइम अ यूएस नेवी शिप अराइव्ड इन इंडिया फॉर कैरिंग आउट रिपेयर्स एंड सर्विसेज एट शिपयार्ड, एट विच शिपयार्ड। तो पहली बार मरम्मत और सेवाओं के लिए अमेरिकी नौसेना का जहाज भारत में किस शिपयार्ड में पहुंचा? तो इसके आपको ऑप्शन देखिए, कोचिन शिपयार्ड, एल&टी शिपयार्ड, मैजिगॉन शिपयार्ड या गार्डन रिच शिपयार्ड। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, एल&टी शिपयार्ड में आया है पहली बार यूएस नेवी शिप मरम्मत के लिए। 188 है विच स्टेट रोल्ड आउट द कंट्रीज फर्स्ट ऑनलाइन टैक्सी सर्विस ओन्ड बाय द स्टेट। तो आपने ओला और ऊबर तो सुना ही होगा जो ऑनलाइन टैक्सी सर्विस देते हैं। अब एक गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसने अपनी खुद की स्टार्ट कर दिया ऑनलाइन टैक्सी सर्विस। तो कौन सी है? उड़ीसा है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, केरला। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ऑप्शन डी केरला। तो केरला ने अपनी खुद की ऑनलाइन टैक्सी सर्विस स्टार्ट कर दी है। विच इज़ द वेन्यू ऑफ द 13 पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2022। तो जो 13वां पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता 2022 है वो कहाँ होगा? पेरिस, बर्लिन, जेनेवा, सिंगापुर। तो 189 का जो आपका राइट आंसर है वो है बर्लिन, ऑप्शन बी, बर्लिन में होगा। फिर है फ्रंटियर द वर्ल्ड फास्टेस्ट कंप्यूटर इज डेवलप्ड इन विच कंट्री। तो दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर किस देश में विकसित किया गया है? यूएसए, रशिया, चाइना, इसराइल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है रशिया। नेक्स्ट है विच कंट्री होस्टेड द मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज एक्स खान क्वेस्ट 2022। तो किस देश ने बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 की मेजबानी की? यूएसए, मंगोलिया, कजाकिस्तान, फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, मंगोलिया। तो मंगोलिया होस्ट था जो ये आपकी एक्स खान क्वेस्ट मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज हुई थी। 192 है विच इज़ द वेन्यू ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर सेफ्टी एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो जो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर सेफ्टी एंड नेशनल सिक्योरिटी थी कहाँ पर हुई थी? पुणे में हुई थी, गांधीनगर, न्यू दिल्ली, हैदराबाद। तो 192 का जो आपका राइट आंसर है वो है न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड एंड डायरेक्ट टैक्सेस। तो कौन है? तो इसका आपको ऑप्शन दे रखे हैं, परमेश्वर अय्यर, नितिन गुप्ता, अनुजा सरंगी, प्राज्ञा साया सक्सेना। तो इसका जो राइट आंसर वो है नितिन गुप्ता। तो नितिन गुप्ता ने न्यू चेयरपर्सन बनाया किसका? सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का। अब हमारा अगला आ गया। अब आपको पता है सिलेबस में वर्ड प्रोसेसिंग का भी दे रखा है कि क्वेश्चन आ सकते हैं। ये नहीं पता कितने क्वेश्चन आएंगे, इतना कुछ नहीं बता रखा, बस क्वेश्चन आ सकते हैं। थोड़े क्वेश्चन डाल रखे मैंने और इजी आएंगे। इतना वर्ड प्रोसेसिंग एक टॉपिक ऐसे नहीं पूरे कंप्यूटर आपको पढ़ने की ज़रूरत है। जो वर्ड प्रोसेसिंग वाला टॉपिक है उसको पढ़ लेना, बस वही आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ डैश सॉफ्टवेयर। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन है, कंपाइलर है, सिस्टम है, प्रोग्रामिंग है। तो 194 का जो आपका राइट आंसर है वो है एप्लीकेशन, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फिर है विच इज़ नॉट इन एम एस वर्ड। तो एम एस वर्ड में क्या नहीं है? इटैलिक नहीं है, मैजिक टूल नहीं है, फॉन्ट नहीं है, बोल्ड नहीं है। तो बोल्ड भी है, फॉन्ट भी है, इटैलिक भी है, ये एक स्टाइल होता है मतलब लिखने का। तो मैजिक टूल है, ये एम एस वर्ड में नहीं होता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज़ द ब्लैंक स्पेस आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया ऑन अ पेज। तो उसे क्या बोलते हैं? क्लिप आर्ट बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं, हेडर बोलते हैं, फुटर बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मार्जिन। तो जो ब्लैंक स्पेस होता है, जो प्रिंटिंग एरिया होता है पेज का, उसमें ब्लैंक स्पेस उसे क्या बोलते हैं? मार्जिन बोलते हैं। प्रेस डैश टू ओपन द हेल्प विंडो इन द एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट। तो अगर आपको एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट में हेल्प विंडो मतलब निकालनी होगी, ओपन करनी होगी, तो कैसे करोगे? कौन सा बटन दबाओगे? F1, F2, F9, F11। तो 197 का जो राइट आंसर है वो है F1 दबा के जो हेल्प विंडो है वो आ जाएगी एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट में। 198 है द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेसेस विद अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। तो द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेसेस को विद अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, कंबाइन करना तो उसे क्या बोलेंगे? डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, डाटाबेस मैनेजमेंट, मेल मर्ज या फॉर्म लेटर। तो इसे बोलते हैं मेल मर्ज। 198 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। विच कैन बी यूज फॉर क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज कमांड्स एंड टूल। तो कौन सा यूज़ होगा जो कॉमनली यूज कमांड्स एंड टूल्स है उसके लिए? स्टेटस बार, टूल बार, मेन्यू बार, टाइटल बार। तो 199 का जो राइट आंसर है वो है टूल बार। तो टूल बार में आपको वो सारे एक्सेस मिल जाएगा उन सब चीज़ों का जो आप कॉमनली टूल्स यूज़ करते हो या कमांड्स। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड्स प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो इनमें से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन से? तो वर्ड परफेक्ट भी है, वर्ड पैड भी है, एम एस वर्ड भी है। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑल ऑफ दिस।
तो आज का मॉक टेस्ट हमारा इतना था, बहुत ही थकाने वाला मॉक टेस्ट था क्योंकि 200 क्वेश्चन किए हमने और एग्ज़ाम में भी 200 क्वेश्चन ही आने वाले, 2 घंटे का आपको टाइम होगा। तो ऐसा है, तैयारी एकदम अपनी बेस्ट रखना। और मॉक टेस्ट की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है, बाकी आंसर मैंने सारे डिस्कस कर दिए। अपने अपने नंबर कमेंट करके बताइए कितने कितने नंबर बन रहे हैं। बाकी आपके लिए कोशिश करूँगा एक मॉक टेस्ट और लेके आऊँ एग्ज़ाम से पहले, तो तब तक अपनी तैयारी जारी रखना। बाकी उस टाइम देखेंगे कितने नंबर आपके बनेंगे। आज की जो भी आपके नंबर है आप कमेंट करके बता सकते हैं इस वीडियो में। बाकी मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।